हमारे हीरो बाई एक जबरदस्त अवेकन टीम जिसे डिवाइन कोर कहते हैं का लीडर है। इस दुनिया में जादू के कारण डीमंस और उनकी गुफाएं सामने आई हैं। डीमंस के उभरने की वजह से बाई जैसे खास पावर वाले लोग अवेकन्ड हुए। उनकी टीम संगठन की सबसे ताकतवर टीम है और वो एक मिशन पर हैं जिसमें उन्हें डीमन किंग बेलल फिगोर को खत्म करना है। बेलल फिगोर एक ट्रिपल एस क्लास डीमन है जिसके पास 5 तत्वों की शक्ति है जो उसे एक खतरनाक दुश्मन बनाता है। बाई और बाकी अवेकेंड योद्धा अपने निर्देश सबसे ऊंची अथॉरिटी यानी देवताओं से लेते हैं। जैसे ही वो गुफा में दाखिल होते हैं, बाई जोर से चिल्लाता है अपनी स्क्वाड को बताने के लिए कि मिशन शुरू हो चुका है। उनकी टीम इतनी प्रोफिशिएंट है कि ये उनकी 100वीं हाई लेवल डिमोनिक गुफा चैलेंज है। उनकी टीम में लिंग युआ, हान शाओलिंग और लूसियन शामिल हैं। मिशन की मुश्किलता को देखते हुए इसे एल क्लास पर्ज ऑपरेशन का दर्जा दिया गया है, जो सबसे ऊंचा रैंक है। लेकिन टीम के मेंबर्स इस मिशन को लेकर सुपर एक्साइटेड हैं, क्योंकि उन्हें वादा किया गया है कि डेमन किंग बेलेल फिगोर को खत्म करने और गुफा को क्लियर करने के बाद उन्हें वेकेशन मिलेगा। परफेक्ट सिंक में टीम अपनी पावर को अटैक करने वाले डीमंस पर अनलीश करती है, उन्हें नेस्तनाबूद करने के लिए। बाई अटैक की अगुवाई करता है और उनकी स्विफ्ट और प्रिसाइज अटैकिंग स्टाइल से डीमंस को आसानी से काट डालते हैं। ये इसलिए मुमकिन है क्योंकि डिवाइन कोर का हर मेंबर बाई से लेकर आखिरी इंसान तक एल रैंक योद्धा है। कुछ ही मिनटों के सटीक कोऑर्डिनेशन के बाद टीम गुफा को क्लियर कर देती है और डीमन किंग बेलेल फिगोर को खत्म कर देती है। टीम के मेंबर्स एक्साइटेड होकर बात करते हैं कि गुफा को क्लियर करना कितना आसान था, लेकिन लूसियन को इस पूरे ऑपरेशन पर शक है। उसे लगता है कि ये सब कुछ बहुत आसान था क्योंकि ये एक एल रैंक मिशन था। बाई भी लूसियन की बात से सहमत है। उसे मिले इंटेल के मुताबिक डीमन किंग एक स्पेशल डीमन किंग था जिसके पास 5 तत्वों की शक्ति और एक हिडन स्किल थी। वो ये एनालाइज करने की कोशिश कर रहा है कि क्या गलत हो सकता है। तभी लिंग युवा उसे पीछे से हग करती है और पूछती है कि क्या वो उन्हें मिशन पूरा होने की खुशी में फीस्ट कराएगा। लिंग युवा के इस तरह हर वक्त चिपके रहने से तंग आकर बाई उसे धक्का देता है और बाकी टीम को बताता है कि वो अपने यूजुअल स्पॉट पर डिनर करेंगे। इधर हान को यकीन नहीं होता कि उनका कैप्टन लिंग युवा के साथ मस्ती करने का सुनहरा मौका छोड़ रहा है। तभी उन्हें नोटिस होता है कि उनकी टीम का आखिरी मेंबर उनके साथ नहीं है। उसने लड़ाई में मदद नहीं की थी और अब वो कहीं दिख भी नहीं रहा। लेकिन टीम इसे सीरियसली नहीं लेती क्योंकि मिशन तो क्लियर हो चुका है। तभी वो मेंबर अचानक पीछे से प्रकट होता है, लेकिन कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है। वो बोल्डली अपना हाथ उठाता है और पर्ज ऑपरेशन शुरू करने की घोषणा करता है। अचानक हान के सिर में एक प्रोजेक्टाइल लगता है और वो तुरंत मर जाता है। बाकी टीम में शॉक की लहर दौड़ जाती है जब वो हान को जमीन पर मरा हुआ देखते हैं। उसका आधा सिर गायब है और उसका खून फर्श पर फैल जाता है। टीम अभी भी शॉक में है। तभी ट्रेटर खुलासा करता है कि उसे खुद भगवान ने पर्ज मिशन सौंपा था। बाई नोटिस करता है कि वो अपने शरीर को हिला नहीं पा रहा और ट्रेटर बताता है कि पिछले 1 महीने से बाई और बाकी मेंबर्स के ब्रेकफास्ट में पैरालिटिक पाउडर मिलाया जा रहा था। फिर ट्रेटर अपनी डिवाइन स्किल, जिसे फॉरबिडन वाइन्स कहते हैं, से बाकी टीम को जकड़ लेता है। इससे उनकी मूवमेंट रुक जाती है और ट्रेटर को सब कुछ एक्सप्लेन करने का मौका मिलता है। वो बताता है कि उसे डिवाइन कोर को खत्म करने का मिशन मिला था और इसके लिए उसने पूरी तैयारी की थी। वो एरोगेंटली अपनी बात रख रहा होता है। तभी बाई और बाकी मेंबर्स उससे पूछते हैं कि उसने उनके साथ विश्वासघात क्यों किया। ट्रेटर जवाब देता है कि ये भगवान का हुक्म था कि एल क्लास योद्धाओं को खत्म करना है। वो बाई और बाकी मेंबर्स पर अपनी पकड़ और सख्त करता है, जिससे वो दर्द में चीखने लगते हैं। धीरे धीरे वो बेहोश होने लगते हैं, खून की उल्टियां करते हुए, और बार बार पूछते हैं कि उनके टीममेट ने उनके साथ ऐसा क्यों किया। बाई उस ट्रेटर को याद दिलाता है कि डिवाइन कोर ने कभी कोई ऐसी लाइन क्रॉस नहीं की जिसके लिए उन्हें मौत मिलनी चाहिए। वो हमेशा नियमों का पालन करते आए हैं। फिर भी बाई जानना चाहता है कि उनकी मौत क्यों जरूरी थी। ट्रेटर एरोगेंटली कहता है कि भगवान को उन्हें मारने के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं है। वो बाई के पास जाता है, अपनी वाइन से उसका गला घूंटता है और फिर अपनी मुट्ठी से उसकी छाती छेद देता है। बाई इस विश्वासघात को बर्दाश्त नहीं कर पाता क्योंकि वो ट्रेटर को अपने परिवार का हिस्सा मानता था। आखिर उनकी टीम पिछले 10 साल से साथ थी और वो प्रैक्टिकली अविभाज्य थे। ट्रेटर बाई का मजाक उड़ाता है, उसे नाइफ कहता है। वो बताता है कि वो कभी उसका परिवार नहीं था क्योंकि जब से वो डिवाइन कोर में शामिल हुआ था, वो भगवान के मिशन पर था। बेसिकली बाई और उसकी टीम भगवान के हाथों में सिर्फ प्यादे थे। ट्रेटर ने उनकी स्टडी करने के लिए टीम ज्वाइन की थी और उसने इतना अच्छा एक्टिंग किया कि कोई शक न करे। आखिरकार बाई और उसकी टीम अपनी आखिरी लाइफ फोर्स खो देते हैं और जमीन पर गिर पड़ते हैं। ट्रेटर खून के बीच प्राउडली खड़ा होता है और बाई को सिर में गोली मारकर उसका अंत कर देता है। और उस दिन, जो था मई 22 साल 2125, बाई और उसकी एल क्लास योद्धाओं की टीम मारी गई। उनके शरीर जमीन पर पड़े रहते हैं और ट्रेटर अपनी वेकेशन की तैयारी में चल पड़ता है। जैसे ही बाई की चेतना अंधेरे में डूबने लगती है, उसे अचानक एक आवाज सुनाई देती है जो एक डील की मांग करती है।
बाई शॉक्ड हो जाता है जब वो खुद को चेन्स में जकड़ा हुआ और एक अननोन जगह पर पाता है। उसके सामने एक क्रीपी सा आदमी सूट में खड़ा है जिसके आसपास एक डार्क ऑरा है। वो गौर से देखता है और रियलाइज करता है कि ये तो बेलेल्फिगोर है, डीमन किंग। उसे समझ नहीं आता कि डीमन किंग जिंदा कैसे है। बेलेल्फिगोर बाई को टीज करता है, कहता है कि उसके जैसे हाई रैंक डीमन किंग इतनी आसानी से नहीं मरते। अपेरेंटली वो उसकी सोल डोमेन में है और पूरा किंगडम उसकी लाइफ फोर्स है। डीमन किंग के चटपटे बोल से तंग आकर बाई कहता है कि वो सीधे बिजनेस की बात करे। बाई ऑब्वियसली अपने टीम के साथ हुए विश्वासघात से गुस्से में है। डीमन किंग एक डील प्रपोज करता है। वो बताता है कि उसकी हिडन स्किल का नाम है लाइफ रिग्रेशन। वो बाई को पास्ट में भेज सकता है ताकि वो चीजों का आउटकम बदल सके। वो पूछता है कि क्या बाई इंटरेस्टेड है। अपने टीम की मौत को याद करते ही बाई बिना हिचकिचाहट डीमन किंग की डील मान लेता है। वो गुस्से से जल रहा है और कसम खाता है पूरी लीग को खत्म कर देगा। डीमन किंग बाई के जवाब से खुश होता है और उसकी मदद करने के साथ साथ उसे एक और गिफ्ट देता है जो है बेलुगोर का दिल। बाई डीमन किंग से पूछता है कि वो उसके साथ डील क्यों कर रहा है, लेकिन डीमन किंग सवाल को इग्नोर करता है और बाई को पास्ट में भेज देता है। जब बाई अपनी आंखें खोलता है वो खुद को क्लास में पाता है जहां उसका टीचर हुआंग उस पर चिल्ला रहा है। बाई 2105 के साल में 20 साल पीछे चला गया है। ये वो टाइम था जब बाई नेशन के अवेकेंड एकेडमी के मिडिल स्कूल डिवीजन में था। बाई शॉक्ड है कि वो वाकई पास्ट में आ गया है, वो भी अपनी अवेकनिंग से पहले। टीचर उसे क्लास में सोने के लिए डांटता है, खासकर तब जब उसकी अवेकनिंग सेरेमनी से पहले की क्लास चल रही है। सजा के तौर पर टीचर उसे क्लास के पीछे खड़े होने का ऑर्डर देता है। बेलेल्फिगोर की एबिलिटी से रीबॉर्न होने के शौक में बाई धीरे धीरे क्लास के पीछे जाता है। वो अपने क्लासमेट्स को देखता है जिन्हें उसने करीब 20 सालों से नहीं देखा था। टीचर लेसन कंटिन्यू करता है, क्लास को बताता है कि उनकी दुनिया में 5 एलिमेंटल पावर्स हैं: बिजली, फूल, बादल, न्यूक्लियर और स्टेलर। अपेरेंटली एक इंसान में सिर्फ एक एलिमेंट हो सकता है। टीचर खुद को एग्जाम्पल के तौर पर पेश करता है, कहता है कि उसके पास रेयरेस्ट बादल एलिमेंट है। टीचर हुआंग अपने स्टूडेंट्स की तारीफ करती है कि वो इतने सारे लोगों में रेयर हैं और उन्हें बताती है कि अवेकनिंग डे उनकी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट दिन है। अपेरेंटली करीब 100 नॉन अवेकेंड प्रोफेशंस हैं। ये प्रोफेशन सबसे निचले रैंक डस्ट से लेकर सबसे ऊंचे सिलेस्टियल रैंक तक डिवाइडेड हैं। डस्ट और सिलेस्टियल के बीच में एम्बर और अबिस रैंक्स आते हैं। बात को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए टीचर बताती है कि स्टूडेंट्स को अवेकनिंग का सिर्फ एक चांस मिलता है। वो कहती है कि जिस स्टेटस के साथ वो अवेकन होंगे वही उनकी जिंदगी का रास्ता तय करेगा। क्लास खत्म होने के बाद स्टूडेंट्स अवेकनिंग की तैयारी के लिए बाहर निकलते हैं। तभी बाई अपने क्लासमेट से टकराता है जिसे वो यूजुअली 4 आइज कहता है क्योंकि वो चश्मा पहनता है। 4 आइज को एक अनोइंग लड़का होंग चैंग शिंग बुली कर रहा है। होंग एक ई रैंक स्टेलर असैसिन है जो उसे अपने पेयर्स में हॉट स्टफ बनाता है। बाई को इसमें कोई सरप्राइज नहीं होता क्योंकि अपने पास्ट लाइफ में भी वो होंग को हमेशा लोगों को बुली करते और फाइट्स में पड़ते देख चुका था। इससे पहले कि होंग 4 आइज को और तंग करे, टीचर सीन पर आ जाती है। वो होंग को डांटती है कि ये स्कूल है, कोई ऐसी जगह नहीं जहां वो लोगों को बुली करके उनकी चीजें छीन सके। होंग एरोगेंटली नैरेटिव चेंज करने की कोशिश करता है और टीचर से कहता है कि 4 आइज ही था जिसने उसे धक्का मारा। वो दावा करता है कि वो सिर्फ कॉम्पेंसेशन के तौर पर उसका पैसा ले रहा है। वो बोल्डली हुआंग से कहता है कि अगर वो हॉट न होती तो वो उसे फायर्ड करवा देता। जब उसे लगता है कि बस बहुत हो गया, वो अपने गूंज के साथ जाने की तैयारी करता है। तभी उसे रास्ते में बाई दिखता है और बिना उस पुअर बॉय की परवाह किए वो उसे धक्का देकर हटा देता है। बाई कोई रैश कदम नहीं उठाता बल्कि देखता है कि टीचर 4 आइज की हालत कैसे चेक कर रही है। अपेरेंटली हुआंग एक अच्छी टीचर है जो अपने स्टूडेंट्स की केयर करती है, भले ही वो बाहर से टफ दिखती हो। बाई को याद आता है कि अपने पास्ट लाइफ में अवेकनिंग के बाद हुआंग ने उसकी मदद की थी। तभी हुआंग को इन्फॉर्म किया जाता है कि उनकी क्लास की बारी अवेकनिंग चेंबर में जाने की है। एक माँ की तरह हुआंग अपने स्टूडेंट्स को कहती है कि अवेकनिंग के दौरान काम रहें ताकि कोई इंजरी न हो। इस दुनिया में अवेकनिंग के 2 मेथड्स हैं। पहला है नेचुरल मेथड, जैसे कि होंग का अवेकनिंग हुआ था जिसकी वजह से वो इतना प्राइडफुल है। नेचुरल मेथड यूजुअली उन लोगों में होता है जिनकी फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रांग होती है और जिनमें नेचुरल टैलेंट होता है। यह अवेकनिंग एक्सट्रीम इमोशनल मोमेंट्स के दौरान ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है। दूसरा मेथड आर्टिफिशियल है, जिसमें पोटेंशियल वाले लोग अवेकनिंग चेंबर में जाते हैं। चेंबर कई नॉलेजेबल साइंटिस्ट का प्रोडक्ट है और इसके अंदर इमोशंस और एड्रेनलिन को इंटेंसली स्टिम्युलेट किया जाता है। ये स्टिम्युलेशन पोटेंशियल कैंडिडेट्स के अंदर डोमेंट अवेकनिंग को एक्टिवेट करता है। चूंकि ये सिर्फ एक बार होता है, इसे जिंदगी बदलने का वन एंड ओनली मौका माना जाता है। बाई के कुछ क्लासमेट्स उससे पहले चेंबर में जाते हैं और अच्छे प्रोफेशंस पाते हैं। एक स्टूडेंट ब्लू टियर प्रोफेशन के साथ अवेकन होता है जो एम्बर क्लास में आता है। आखिरकार बाई की बारी आती है और टीचर उसे चेंबर में फोकस करने को कहती है।
बाई अपनी टीचर के इंस्ट्रक्शन एक्नॉलेज करता है और चेंबर में चला जाता है। अपने पास लाइफ में बाई एक ई रैंक न्यूक्लियर वॉरियर के तौर पर अवेकेंड हुआ था, जो डस्ट ईयर क्लास में आता है और इसे सबसे ट्रैशी प्रोफेशन माना जाता है। उस वक्त उसका अवेकनिंग कांस्टेंट बुलिंग का कारण बना था, लेकिन जब तक वो एस रैंक तक नहीं पहुंचा तब तक उसे रेयरेस्ट टाइप का अवेकनिंग नहीं मिला था। चेंबर में दाखिल होने पर बाई एक्सपेक्ट करता है कि उसे यूजुअल की तरह ट्रैश प्रोफेशन ही मिलेगा, लेकिन वो टोटली शॉक्ड हो जाता है जब सिस्टम एक एरर मैसेज डिस्प्ले करता है। चेंबर एक्टिवेशन मोड में चला जाता है और यूजुअल एक एलिमेंट की जगह 5 एलिमेंट्स डिटेक्ट करता है। बाई को अपने अंदर जलन महसूस होती है जब सिस्टम इनफाइनाइट अवेकनिंग मैसेज डिस्प्ले करता है। वो सिस्टम उसे इन्फॉर्म करता है कि वो पांचों एलिमेंटल टाइप्स में से कोई भी क्लास अपनी इनिशियल क्लास के तौर पर चुन सकता है। बाई को पता चलता है कि वो अपनी इनिशियल क्लास के मैक्सिमम पोटेंशियल तक पहुंचने के बाद दूसरी क्लासेस को अपग्रेड कर सकता है। वो शॉक्ड हो जाता है जब उसे रियलाइज होता है कि उसे एलिमेंटल अक्यूमुलेशन की एबिलिटी मिली है। अपेरेंटली वो फ्यूचर में नई क्लासेस चूज कर सकता है। वो डस्ट रैंक से लेकर सेलेस्टियल रैंक तक की क्लासेस ऑब्टेन कर सकता है, वो भी उनकी क्वालिटीज मेंटेन करते हुए। बाई को ये भी चांस है कि वो सेलेस्टियल रैंक से ऊपर की हिडन रैंक को अनलॉक कर सके। तभी उसे समझ आता है कि ये सब डेमन किंग के दिए गिफ्ट की वजह से मुमकिन हुआ था। उसे इनफाइनाइट अवेकनिंग्स की एबिलिटी दी गई थी जो अनहर्ड ऑफ है। सिस्टम फिर बाई को बताता है कि जैसे ही वो अपनी इनिशियल क्लास सिलेक्ट करेगा, बाकी एलिमेंटल बार्स क्लियर हो जाएंगे। केयरफुली सोचने के बाद बाई अपनी क्लास चुन लेता है। वो चेंबर से बाहर निकलता है और टीचर एक्साइटेडली पूछती है कि उसे कौन सी क्लास मिली। बाई सडनली हुआंग को डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ देता है कि उसे न्यूक्लियर वॉरियर मिला, जो ग्रीन क्लास में वर्स्ट क्वालिटी है। हुआंग इस बात से थ्रोन बैक हो जाती है, लेकिन अपनी गुडनेस की वजह से वो बाई को इनकरेज करती है। कहती है कि ग्रीन क्लास से भी ग्रेट मैन उभर कर आए हैं। वो उसे हार न मानने की सलाह देती है, लेकिन बाई हम्बली कहता है कि उसे सांत्वना देने की जरूरत नहीं। होंग उनकी बात सुन लेता है और जैसा एक्सपेक्टेड था वो इसमें टांग अड़ाता है। वो बाई को क्लैश करता है, कहता है कि टीचर उसे बस फॉल्स होप्स दे रही है। कहता है कि रियलिटी टीचर के प्रीच करने से अलग है। होंग बाई को रिमाइंड करता है कि अब उसे क्लास में बैक रो में बैठना होगा क्योंकि सोसाइटी ऐसे ही काम करती है। अपेरेंटली सेलेस्टियल रैंक सामने बैठते हैं, फिर अबिस रैंक, फिर एम्बर रैंक और आखिर में डस्ट रैंक। डस्ट रैंक वॉरियर्स को ट्रैश माना जाता है और वो सिर्फ अपने जैसे लो टियर रैंक्स के साथ ही बिजनेस कर सकते हैं। होंग कहता है कि बाई हार्डवर्क से अपनी फेट नहीं बदल सकता क्योंकि ये टाइम वेस्ट है। होंग हुआंग के पास जाकर उसे ट्रैश बातें कहने लगता है, लेकिन बाई को अब और बर्दाश्त नहीं होता। वो होंग के हाथ में पकड़ा कॉफी कप छीन लेता है और उसका कंटेंट उसके मुंह पर उड़ेल देता है। होंग शॉक में आ जाता है क्योंकि उसे यकीन नहीं होता कि क्या हुआ। वो एंग्रीली बाई से पूछता है कि वो क्या कर रहा है, और हमारा हीरो जवाब देता है कि उसकी आवाज उसे नॉइज जैसी लग रही है। बाई के इस एक्ट और वर्ड से होंग के नर्व्स पर चोट पड़ती है और वो डिसाइड करता है कि बाई को लेसन सिखाना जरूरी है। वो बाई पर पंच एम करता है और हुआंग उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। होंग को नहीं पता कि बाई पहले से तैयार है। पंच लगने से पहले बाई एक लाइट स्वॉर्ड कंजोर करता है और उससे होंग के अटैक को ब्लॉक कर देता है। वो यही नहीं रुकता बल्कि अटैक को पैरी करता है, जिससे होंग दूर जा गिरता है और सब शॉक्ड रह जाते हैं। होंग जमीन पर क्रैश करता है जबकि बाई का पोज दिखाता है कि उसने मिनिमल एफर्ट लगाया था। होंग खून की उल्टी करता है और रियलिटी को ग्रास्प करने की कोशिश करता है कि उसके साथ क्या हुआ। यहाँ तक कि बाकी स्टूडेंट्स जो ये सब देख रहे हैं यकीन नहीं कर पाते कि उन्होंने क्या देखा। अपेरेंटली बाई ने इंटेंशनली न्यूक्लियर वॉरियर क्लास चुनी थी क्योंकि वो पहले से इसके साथ कंफर्टेबल था। ये उसकी पास्ट लाइफ की क्लास थी और उसे इसके बारे में सब कुछ पता था। होंग किसी तरह खड़ा हो जाता है और एरोगेंटली बाई से कहता है कि वो बस लकी था। वो मेंशन करता है कि वो एक अबिस रैंक है और बाई जैसे ट्रैश लोगों से एब्सोल्युटली डिफरेंट है। लेकिन होंग, जिसकी कीन आई है, रियलाइज करती है कि बाई लकी नहीं था। वो समझ जाती है कि बाई ने एक टॉप टियर मूवमेंट स्किल यूज की थी जो वॉरियर क्लास के लिए एक्सक्लूसिव है। होंग जानती है कि पैरी स्किल एक ऐसी स्किल है जो विल्डर को अटैक को नलिफाई करने और ओपोनेंट पर फुल अटैक रिफ्लेक्ट करने की एबिलिटी देती है। हुआंग शॉक्ड है कि बाई इतनी आसानी से ये स्किल पुल ऑफ कर लेता है क्योंकि ये एक ऐसी स्किल है जिसका उसका मास्टर 10 साल की हार्ड प्रैक्टिस के बाद भी नहीं कर पाया था। हुआंग इस बात से और पजल्ड है कि बाई ने ऐसा कैसे किया। बाई के जागरण के बाद उसके पास पहले से ही इतना हाई कॉम्बैट एक्सपीरियंस है। होंग इस बारे में गहरे सोच में डूबा हुआ है, तभी वो एक छोटी तलवार निकालता है, बाई को नीचे गिराने के लिए तैयार। होंग अब सचमुच गुस्से में है और वो बाई को यकीन दिलाता है कि वो सबके सामने उसकी इंसल्ट करेगा। बाई बस वहां हीरो की तरह कूल खड़ा रहता है और खुलासा करता है कि उसने जानबूझकर डस्ट क्लास चुना। उसे पता है कि निकट भविष्य में जो लोग उसकी आलोचना कर रहे हैं वो सब डस्ट क्लास का ग्रेट साइड देखेंगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। स्टूडेंट्स पहले से ही हाइप्ड है क्योंकि दोनों एक दूसरे के सामने फाइटिंग पोज में खड़े हैं, लेकिन स्कूल में पावर्स के साथ फाइट करना मना है। होंग का पिता एक महत्वपूर्ण ऑफिशियल है और उसका अंकल तो स्कूल का डीन भी है। दूसरी तरफ बाई का कोई प्रतिष्ठित परिवार नहीं है, यानी अगर वो होंग से फाइट करता है तो उसे सब कुछ खोना पड़ सकता है।
फोर आइज को डर है कि अगर बाई ने होंग की चुनौती स्वीकार की और फाइट किया तो उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। वो टीचर से पूछता है कि क्या करना चाहिए और टीचर तुरंत पहल करती है। वो बीच में आती है, दोनों को रोकने के लिए कहती है, लेकिन होंग तो पहले से ही गुस्से में तिल मिलाया हुआ है। वो बाई से बदला लेना चाहता है क्योंकि बाई ने पूरे स्कूल के सामने उसकी बेइज्जती की। होंग धमकी देता है कि वो बाई को पीटेगा, भले ही वो घुटनों पर गिरकर माफी मांगे। वो खुद को टैलेंट के सबसे ऊंचे शिखर पर देखता है, जबकि बाई उसके लिए एक लूजर से ज्यादा कुछ नहीं। टीचर को भी पता है कि होंग सही है क्योंकि दोनों स्टूडेंट्स के एट्रीब्यूट्स में बहुत फर्क है। होंग एक अबिज रैंक वॉरियर है जिसके सारे एट्रीब्यूट्स में 200% बूस्ट है। अबिज रैंक बहुत ऊपर होते हैं क्योंकि जागरण के समय उनके एट्रीब्यूट्स डस्ट रैंक के दुगने होते हैं। वो ग्रो भी कर सकते हैं, जबकि डस्ट रैंक स्टैग्नेंट रहता है। देखने वालों में से कोई भी, जिसमें फोर आइज भी शामिल है, नहीं मानता कि बाई का कोई चांस है। सबको लगता है कि होंग उसे कुचल देगा। फोर आइज मानता है कि होंग एक घिनौना इंसान है, लेकिन वो स्ट्रांग लोगों के साथ मूर्ख बनकर सर्वाइव करता रहा है ताकि प्रॉब्लम से बचा रहे। उसे लगता है कि होंग से बचना ही सर्वाइव करने का एकमात्र तरीका है, क्योंकि डायरेक्ट क्लैश सिर्फ अनप्लेजेंट एंड की ओर ले जाएगा। जब होंग अपने प्रतिद्वंदी का आकलन पूरा करता है, वो बाई की ओर दौड़ता है। टीचर चिंतित है और चिल्लाकर बाई को सावधान रहने को कहती है। टीचर को लगता है कि बाई होंग के अटैक को फिर से पैरी करने की प्लानिंग कर रहा है। उसे पता है कि पैरी स्किल बहुत सारी स्टैमिना खा लेती है। जिस स्पीड से होंग बाई की ओर आ रहा है, उसमें पैरी बेकार हो जाएगी। यहाँ तक कि होंग भी कॉन्फिडेंट है कि उसके पास एडवांटेज है, लेकिन बाई दूसरी तरफ बस स्माइल करता है, जैसे कुछ सीरियस आ ही नहीं रहा। बाई को अटैक डॉज करने में कोई इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि उसके पास एक और ट्रम्प कार्ड है। जैसे ही होंग उसके पास पहुंचता है, बाई फ्लैश ब्लिंक स्किल एक्टिवेट करता है। ये एक इंस्टेंट फ्लैश इफेक्ट है जो यूजर को सामने की बाधाओं से गुजरने देता है। ये एक आग झपकते ही खत्म हो जाता है और होंग को कुछ समझ आता उससे पहले ही बाई ने उसके शरीर के एक वाइटल पार्ट पर हिट कर दिया। होंग खून खांसता है, ये समझने की कोशिश करता है कि बाई उसके पीछे कब पहुंचा। वो फ्रस्ट्रेशन और अपमान में जमीन पर पटकता है, जबकि स्टूडेंट्स पूरी तरह डिसबिलीफ में हैं। देखने वालों में से किसी को भी नहीं पता कि बाई ने होंग के साथ क्या किया। सिर्फ होंग को जमीन पर गिरते देखा और टीचर को भी नहीं पता कि क्या हुआ। लेकिन क्लास प्रेसिडेंट ची येन ने वास्तव में देख लिया कि बाई ने होंग के साथ क्या किया। ची येन को एहसास होता है कि बाई ने वॉरियर की बेसिक स्किल का हाईएस्ट लेवल यूज मास्टर कर लिया है और उसने इसे होंग के साथ फाइट में अप्लाई किया। इस बीच स्टूडेंट सवाल कर रहे हैं कि होंग के साथ क्या गलत हुआ। स्टेटस स्क्रीन पर बाई नोटिस करता है कि एक प्रतिद्वंदी को हराने की वजह से उसका एक एट्रीब्यूट बढ़ गया है, लेकिन वो अवॉर्डेड पॉइंट से इंप्रेस नहीं है क्योंकि उसे लगता है कि वो बहुत कम है। उसे पता है कि डीमंस को हराना ही एकमात्र तरीका है जिससे उसे हायर पॉइंट्स मिलेंगे, और वो जल्द से जल्द ऐसा करने की प्लानिंग करता है। अभी भी जमीन पर स्ट्रगल कर रहा होंग हार मानने को तैयार नहीं। वो बाई को कहता है कि वो ना जाए क्योंकि वो अभी उससे निपटा नहीं है। वो अपनी नाइफ पकड़ता है और बाई को पीछे से पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वो हमारे लड़के तक पहुंचे, एक आवाज आती है जो फाइट रोकने को कहती है। ये स्कूल का डीन होंग लीन निकलता है, जो होंग का अंकल है। लीन होंग का मजाक उड़ाता है, कहता है कि उसने खुद को पहले ही मूर्ख बना लिया है, और वो देख रहे स्टूडेंट्स को घर जाने को कहता है ताकि वो आराम कर सके। घर शब्द सुनते ही बाई के दिमाग में रजिस्टर होता है कि उसका एक घर है। उसे ये याद नहीं था क्योंकि वो अभी अभी रीबॉर्न हुआ था और उसकी पिछली लाइफ में उसके माता पिता पहले ही मर चुके थे। उसे याद आता है कि उसके जागरण के दिन कुछ ट्रैजिक हुआ था, और इससे पहले कि डीन उसे एड्रेस कर पाए, वो पैनिक में वहां से भाग जाता है। यहाँ तक कि होंग भी हैरान है जब लड़का सीन से भागता है। डीन के पास शब्द नहीं है, लेकिन आखिरकार वो हुआंग की ओर मुड़ता है, कहता है कि वो अपने स्टूडेंट को कंट्रोल में रखे। वो वादा करता है कि वो जो हुआ उसकी जांच करेगा, और हुआंग उसकी विचारशीलता के लिए शुक्रिया अदा करती है। बाद में होंग अपने अंकल के पीछे ऑफिस जाता है, ये जस्टिफाई करने के लिए कि क्या हुआ। वो दावा करता है कि बाई को सिर्फ लक मिला, लेकिन उसका अंकल उस पर चिल्लाता है, कहता है कि बाई ने उसे पूरी तरह अपमानित किया। लीन दूर से खड़ा होकर देख रहा था कि बाई ने होंग के खिलाफ फ्लैश ब्लिंक यूज किया। लीन होंग को समझाता है कि उस एक सेकंड में बाई ने उसका वीकेस्ट पॉइंट ढूंढ लिया और उसे डिफेंसलेस छोड़ने के लिए स्ट्राइक किया। डीन गुस्से में है क्योंकि इतने एक्सपीरियंस के बावजूद वो फ्लैश स्किल को इतनी प्रोफिशिएंसी के साथ एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। डीन होंग की बाई के साथ बैटल की तुलना एक प्रो गेमर से करता है जो एक नूब के साथ खेल रहा हो। लीन अपने भतीजे को बताता है कि उसने जो देखा उसके हिसाब से बाई कोई ऑर्डिनरी किड नहीं है। दूसरी तरफ बाई भाग रहा है, सोच रहा है कि घर पहुंचना कितना जरूरी है। वो बिना टाइम वेस्ट किए अपार्टमेंट बिल्डिंग तक पहुंच जाता है, ये याद करते हुए कि उसकी पिछली लाइफ में क्या हुआ था। वो इसे दोबारा होने से रोकने के लिए तैयार है, भले ही उसे इसके लिए अपनी जान देनी पड़े। बाई घर में घुसता है जहां उसका पिता टीवी देख रहा है और उसकी माँ डिशेस कर रही है। बाई गुस्से में दिखता है, लेकिन उसका पिता हैरान है कि वो क्लास से जल्दी घर आ गया। वो बाई को इग्नोर करता है और अपनी माँ पर फोकस करता है। आंखों में आंसू लिए वो कहता है कि उसे कितनी खुशी है कि उसकी माँ ठीक है। उसकी माँ गूंगी है और वो बाई से साइन लैंग्वेज में बात करती है। वो बताती है कि उसने बाई का फेवरेट हॉट एंड सार नूडल्स बनाया है, लेकिन बाई तुरंत कहता है कि उसे आज नूडल्स नहीं चाहिए। वो अपनी माँ को बताता है कि उसे पिकल्ड फिश खाना है। बाई की माँ उससे बहस करने की कोशिश करती है, लेकिन आखिरकार हार मान लेती है जब उसे एहसास होता है कि उसका बेटा कितना जिद्दी है।
वो पिकल फिश लाने को राजी हो जाती है और बाई उसके साथ जाने की जिद करता है, लेकिन उसका पिता उसे रोकता है, कहता है कि उसकी माँ अकेले सामान ला सकती है। वो सोचता है कि बाई जल्दी घर क्यों आया और उसने उसे ग्रीट तक नहीं किया। वो उठता है जहाँ वो अपनी शराब रखता है, वहाँ जाता है और बाई से पूछता है कि उसका जागरण कैसा रहा। वो पहले से ही उत्सुक है ये सुनने के लिए कि उसका बेटा किस क्लास के साथ जागा। पता चलता है कि बाई का पिता बिलिंग एक क्लास इलेक्ट्रिक वॉरियर है जो काफ़ी स्ट्रांग है, जो उसे डेंजरस बनाता है। बाई फिर अपने पिता को बताता है कि उस दिन उसका जागरण नहीं हुआ क्योंकि चीज़ें बहुत लंबी खिंच गईं। उसका पिता डिमांड करता है कि अगर उसका जागरण नहीं हुआ तो वो जल्दी घर क्यों आया। उसे पता है कि उसके दोस्त के बेटे का जागरण हुआ, लेकिन वो उसकी क्लास से निराश है। लिंगशांग उम्मीद करता है कि उसका बेटा अब इस रैंक के साथ जागेगा। लिंग क्लैम करता है कि उसने अपने समय में अब इस रैंक के साथ जागरण किया था और उसने बाई को पालने में अपना खून पसीना एक किया है। लिंग गुस्से में है और एक डरावनी ऑरा के साथ वो अपने बेटे से पूछता है कि उसने किस क्लास के साथ जागरण किया। सात बाई पूरी तरह अपने पिता की डरावनी ऑरा में डूबा हुआ है और वो फिर से झूठ बोलने की कोशिश करता है कि उसका जागरण नहीं हुआ। इससे लिंग शॉन्ग और भी गुस्से में आ जाता है और एक परफेक्ट फादर की तरह वो शराब की बोतल बाई के सिर पर दे मारता है। जब उसे आखिरकार पता चलता है कि बाई ने डस्ट रैंक के साथ जागरण किया तो उसका गुस्सा और भड़क जाता है और वो बाई पर चिल्लाता है। लिंग शांग को एक हिंसक आदमी के तौर पर जाना जाता है जो अपनी इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकता। बाई की पिछली लाइफ में जब उसे पता चला था कि बाई डस्ट रैंक के साथ जागा तो वो गुस्से और शर्मिंदगी में आग बबूला हो गया था। उसने हिंसक रास्ता चुना और बाई को मारा, लेकिन उसकी माँ ने, जैसे हमेशा करती थी, बीच में आकर हस्तक्षेप किया। बाई कुछ नहीं कर सका क्योंकि वो एक कमजोर लड़का था और सिर्फ देखता रहा जब उसका बूढ़ा बाप उसकी माँ को पूरी 1 घंटे तक पीटता रहा। पिटाई इतनी ज्यादा थी कि उसकी माँ का दिमागी संतुलन बिगड़ गया क्योंकि उसे सिर पर चोट लगी थी। बाई अपनी पिछली लाइफ में सिर्फ रोता रहा जब वो अपनी माँ को पिटते देखता था, लेकिन अब जब वो रीबॉर्न हुआ है वो चीज़ों को बदलने का इरादा रखता है। हालांकि अभी भी उसके पास अपने पिता को चैलेंज करने की ताकत नहीं है क्योंकि उसे लेवल अप करने के लिए वक्त चाहिए। उसका पिता उससे कहीं ज्यादा स्ट्रांग है क्योंकि वो एक सी रैंक अभी क्लास वॉरियर है। बाई स्कूल में होंग के खिलाफ यूज की गई टैक्टिक्स से यहाँ कुछ हासिल नहीं कर सकता। उसका पिता एक अलग लेवल पर है जिसमें रियल कॉम्बैट एक्सपीरियंस भी शामिल है। बाई को दुखद एहसास होता है कि अभी उसके पास अपने पिता को टच करने की भी ताकत नहीं है। उसका पिता उसके बाल पकड़कर उसे घसीटता है और चिल्लाता है कि उसे कितना पछतावा है कि उसने बाई को जन्म लेने दिया। बाई जानता है कि वो गहरी मुसीबत में है क्योंकि उसका पिता उसे तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक उसे संतोषजनक रिजल्ट न मिल जाए। आखिरकार वो बाई का इंतजार करने के लिए ही जल्दी घर आया था, ये जानते हुए कि उसका पिता हिंसक है। बाई नहीं चाहता था कि उसकी माँ आसपास रहे और सब कुछ देखे। बाई खुश है कि उसने अपनी माँ को घर से बाहर भेज दिया, लेकिन जब वो अपने दिमाग में इस बात पर खुशी मना रहा है तभी एक फिजिकल ब्लो उसके सिर पर पड़ता है। चीजें तुरंत बद से बदतर हो जाती हैं जब बाई को घर में किसी के घुसने की आवाज सुनाई देती है। ये उसकी माँ निकलती है जिसे वो इतनी मेहनत से इस हिंसा का गवाह बनने से रोकने की कोशिश कर रहा था। उसकी माँ अपने बेटे की हालत देखकर दहशत में आ जाती है। वो जमीन पर है और लिंग शैंग उसके सिर को ऐसे पीट रहा है जैसे ये कोई मजाक हो। जाहिर तौर पर बाई की माँ जल्दी से जल्दी भाग कर आई थी ताकि अपने भूखे बेटे को खाना खिला सके, इसीलिए वो इतनी जल्दी घर लौट आई। बाई अपनी माँ को घर में वापस देखकर डर जाता है और सोचता है कि क्या इतिहास फिर से दोहराने वाला है। जैसा कि उम्मीद थी, लिंग अपनी पत्नी की ओर ध्यान देता है जो कुछ भी उसे ठीक लगे करने के लिए तैयार है। एक फ्लैशबैक में बाई एक जेल सेल में बैठा है। जाहिर तौर पर बाई अपनी पिछली लाइफ में ग्रीन टियर से प्लैटिनम टियर तक एडवांस कर चुका था। ऐसा करने वाला वो पहला था। इस इंप्रेसिव काम की वजह से उसका सेलमेट हैरान है कि उसे गिरफ्तार करके जेल में क्यों लाया गया। ये कोई साधारण जेल नहीं थी बल्कि वो जगह थी जहां मौत की सजा पाए कैदियों को रखा जाता था। बाई के मुंह से सिर्फ यही निकला कि वो मरने का हकदार है क्योंकि उसने अपनी माँ को पीट पीट कर मार डाला था। उसने अपने पिता को मार दिया था क्योंकि उसने उसकी माँ के साथ जो किया था, इसीलिए उसे मौत की सजा मिली थी। अब वर्तमान में इतिहास उसके सामने फिर से दोहराने वाला है। लिंग अपनी पागलपन भली हरकतें दिखाता रहता है जबकि बाई की माँ अपने बेटे को चेक करने के लिए दौड़ कर आती है। बाई खुद को एक आम इंसान से थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग मानता है क्योंकि कोई आम इंसान उस पंच को बर्दाश्त नहीं कर सकता जो उसके पिता ने उसे मारा। उसकी माँ उसे उठाने की कोशिश करती है, साथ ही अपने गुस्साए हुए पति से उसे बचाने की कोशिश करती है। लिंगशांग अपनी रैंटिंग जारी रखता है। अपनी पत्नी को बताता है कि जिस दिन उसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है वो बहुत खुश था। उसे यकीन था कि अब बी फैमिली फिर से चमकेगी क्योंकि उसके बाकी दोनों भाई बहनों को बेटा नहीं हुआ था। उसे लगता था कि पूर्वज उस पर भरोसा कर रहे हैं कि वो फैमिली की ग्लोरी को रिस्टोर करेगा अब जबकि उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है। लेकिन जो हुआ उससे वो पूरी तरह घृणा करता है। उसका बेटा जिस पर उसने इतनी उम्मीदें लगाई थी सबसे खराब क्लास डस्ट रैंक के साथ जागा। लिंगशांग अपनी पत्नी पर चिल्लाता है, उसे याद दिलाता है कि बाई अपने रैंक के साथ एडवांस भी नहीं कर सकता क्योंकि ये एक कचड़ा क्लास है। लिंग फिर सब कुछ अपनी पत्नी पर ब्लेम करता है, कहता है कि बाई को ये कचड़ा क्लास उसके जीन की वजह से मिला। लिंग आपा खो देता है और
और उस औरत को मारने के लिए हाथ उठाता है, लेकिन बाई इसे होने नहीं देगा। वो फ्लैशबैंक यूज करता है, अपनी माँ के सामने से गुजरता है और अपने पिता के अटैक को ब्लॉक करता है। लिंग पीछे धकेल दिया जाता है और अपने बेटे को हीरो बनने की कोशिश करते देखकर मुस्कुराता है। बाई की माँ चिंतित है क्योंकि उसे पता है कि आगे क्या होने वाला है। लिंग अपने पैरों पर वापस खड़ा होता है और अकड़ के साथ अपने बेटे की ओर बढ़ता है, उसे पूरी तरह पीटने के इरादे से। बाई अपने पिता पर पैरी अटैक यूज करने की प्लानिंग करता है, लेकिन पहले कि वो स्किल को एक्टिवेट भी कर पाए, उसके पिता का पंच उस तक पहुंचता है, उसकी तलवार तोड़ता है और उसके चेहरे पर लैंड करता है। बाई हर तरफ खून उगलता है, ये कड़वा एहसास लेते हुए कि उसके और उसके पिता के बीच पावर गैप बहुत बड़ा है। इससे पहले कि वो सांस भी ले पाए, एक और पंच उसकी ओर आता है। वो अपने हाथों से उसे ब्लॉक करता है, लेकिन शॉक फिर भी उसके शरीर तक पहुंचता है, उसकी पसलियों को प्रभावित करता है। लिंग फिर एक और पावरफुल स्ट्राइक तैयार करता है ताकि अपने बेटे को उसकी जगह दिखा सके। वो गुस्से में है कि उसका बेटा पहले से ही उसका विरोध करने की हिम्मत कर रहा है। बाई पंच को आते देखता है, लेकिन न तो इसे डॉज करने की ताकत है, न ही ब्लॉक करने की। वो सिर्फ अपने हाथों से सिर ढक लेता है जब ब्लो उस पर लैंड करता है। लिंग बाई को कहता है कि वो मरने का हकदार है क्योंकि उसने एक यूजलेस क्लास के साथ जागरण किया। फिर भी बाई खड़ा रहता है क्योंकि वो इतिहास को दोहराने नहीं देना चाहता। लिंग और गुस्से में आ जाता है जब वो बाई को अपने सामने खड़ा देखता है। वो उसका मजाक उड़ाता है, पूछता है कि क्या उसे लगता है कि वो जागरण के बाद कोई बड़ा सौदा बन गया है। लिंग एक चेयर पकड़ता है, अपने बेटे को उसे पीटने के लिए तैयार रहता है। बाई की माँ उसे पकड़ती है और दोनों उस हिट के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी बाहर से एक अथॉरिटेटिव आवाज आती है जो दरवाजा खोलने की मांग करती है। लिंग निराश है कि कोई अचानक से आकर उसका मजा खराब कर रहा है। दूसरी तरफ बाई की माँ अपने बेटे को पकड़कर राहत महसूस करती है कि उन्हें थोड़ा ब्रेक मिल गया है। लेकिन बाई के लिए कोई सरप्राइज नहीं है कि कोई दरवाजा खटखटा रहा है, क्योंकि इसके पीछे वो खुद है। लिंग शांग सख्त बनने की कोशिश करता है, दरवाजा खोलता है, लेकिन जब वो देखता है कि दरवाजे पर कौन है, वो हैरान रह जाता है। दो सख्त दिखने वाले लोग दरवाजे पर खड़े हैं और लिंग शांग से पूछते हैं कि उसने दरवाजा खोलने में इतना वक्त क्यों लिया। ये दो लोग लियांग और चेन जिनवू हैं, दोनों इंस्पेक्टरेट इन्वेस्टिगेटर्स हैं। लियांग डेप्यूटी कैप्टन है और रेड ए रैंक, जबकि चेन जिनवू ब्लू सी रैंक है। लिंग इन दोनों को देखकर हैरान है और कांपते हुए पूछता है कि वो अपने घर पर क्या कर रहे हैं। लियांग उसे एक वांटेड क्रिमिनल स्नो की फोटो दिखाते हैं और पूछते हैं कि लिंगशांग ने उसे देखा है। जाहिर तौर पर ऑफिस को कॉल आया था कि स्नो को इस बिल्डिंग के आसपास देखा गया था, इसीलिए पुलिस हाउस टू हाउस सर्च कर रही है ताकि ये कंफर्म हो सके कि रिपोर्ट सही है या नहीं। लिंग राहत महसूस करता है कि वो इन दोनों की वजह नहीं है। वो तुरंत मुस्कुराता है और कहता है कि उसने स्नो को नहीं देखा क्योंकि स्नो पॉपुलर है और हमेशा टीवी पर दिखता है, इसलिए वो उन्हें यकीन दिलाता है कि अगर वो कभी उसे देखेगा तो जरूर रिपोर्ट करेगा। तभी लियांग नोटिस करता है कि बाई की हालत खराब है। वो लिंग से पूछता है कि ये कैसे हुआ। लिंग झूठ बोलता है कि उसका बेटा लापरवाह था और ग्रोसरी खरीदने जाते वक्त गिर गया। वो लियांग के शोल्डर पर थपथपाता है, कहता है कि उसे ऐसी छोटी मोटी बातों की चिंता करने की जरूरत नहीं। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाए, बाई बीच में बोल पड़ता है। ऑफिसर्स को बताता है कि उसका पिता झूठ बोल रहा है। बाई बोल्डली ऑफिसर्स को बताता है कि उसके पिता ने उसे मारा, इसीलिए वो खून से लथपथ है। 18 मिनट पहले बाई ने अपार्टमेंट के फोन बूथ से पुलिस को कॉल किया था, ये बताते हुए कि उसने बिल्डिंग में स्नो को देखा। उसे पता था कि पुलिस स्नो से जुड़ी किसी भी खबर को हल्के में नहीं लेगी। हालांकि उसे ये उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी जल्दी पहुंच जाएंगे। फिर भी वो खुश है कि वो आए, क्योंकि इससे उसे पुलिस के आने तक पर्याप्त टाइम मिल गया। लिंग शांग नैरेटिव को घुमाने की कोशिश करता है। लियांग और उनके पार्टनर से कहता है कि उसका बेटा जो कह रहा है वो सीरियस नहीं है। वो झूठ बोलता है कि उसके पास अपने बेटे को मारने की ताकत भी नहीं है, लेकिन बाई इस झूठ को जमने नहीं देता और सच के साथ काउंटर करता है। वो ऑफिसर्स को बताता है कि उसके पिता ने उसके सिर पर वाइन बॉटल मारी और उसका हाथ स्टूल से मारा गया। बाई उन जगहों को पॉइंट आउट करता रहता है जहां उसके पिता ने उसे पहले ही मार चुका है। वो ऑफिसर्स से कहता है कि वो उसके शरीर पर चोटों का मूल्यांकन कर सकते हैं। बाई इसे और आगे ले जाता है, उनके रूल ऑफ लॉ को कोट करते हुए। वो ऑफिसर्स को बताता है कि जो जागृत लोग अपने हिंसक बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर सकते और दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें अवेकनर जेल में 15 दिनों के लिए डिटेन किया जा सकता है। ऑफिसर्स हैरान और इम्प्रेस्ड है कि बाई इतना पढ़ा लिखा है। लिंग शांग अपनी बेटे की ओर दुनिया भर के घृणा के साथ मुड़ता है। बाई ने जो कुछ बताया उसके बाद लियांग के पास लिंग को अरेस्ट करने के अलावा कोई चॉइस नहीं है। लिंग को तुरंत पुलिस पकड़ लेती है और जब वो अपने बेटे को पकड़ने की कोशिश करता है तो ऑफिसर्स उसे शांत रहने को कहते हैं, वरना उसके खिलाफ फोर्स यूज की जाएगी। लिंग को घर से बाहर घसीटा जाता है, लेकिन वो धमकी देता है कि जेल से वापस आने पर वो अपने बेटे को मिटा देगा। बाई उसे इग्नोर करता है और जैसे ही उसे पुलिस घसीट कर ले जाती है वो दरवाजा बंद कर देता है। सुरक्षित होने के बाद बाई की माँ दौड़कर उसे गले लगाती है। बाई खुश और राहत महसूस करता है कि वो अपनी माँ को बचा पाया, लेकिन उसके पास 15 दिन है ताकतवर बनने के लिए, और वो अपनी माँ से वादा करता है कि लिंग फिर कभी उसे हाथ नहीं लगाएगा। इससे पहले कि उसके पिता को घसीटा गया, बाई ने उसके शरीर से उसकी सेफ की चाबी ले ली थी। उसे पता है कि उसके पिता की सेफ में कुछ जरूरी चीज है, क्योंकि इसी की वजह से वो ए रैंक से सी रैंक तक क्लाइंब कर पाया था। बाद में बाई सेफ की ओर जाता है और अपने पिता से ली हुई चाबी से इसे अनलॉक करता है।
सेफ का कंटेंट वो सीक्रेट था जो बाई को अपनी पिछली लाइफ में अपने पिता की मौत के बाद पता चला था। वो सेफ खोलता है और उसमें छिपी डरावनी ब्लेड निकालता है। बाई इस ब्लेड के साथ डीमन केव्स लेने की प्लानिंग करता है, क्योंकि डीमन केव्स ही एकमात्र चीज है जो उसके क्लास को अपग्रेड कर सकती है। बाई जानता है कि उसके पास लैबिरिंथ्स लेने के अलावा कोई चॉइस नहीं है। हालांकि एक छोटी सी प्रॉब्लम है, डीमन केव्स गॉड्स के जुरिस्डिक्शन के तहत है और सिर्फ गिल्ड मेंबर्स ही वहां एंटर कर सकते हैं। बाई अभी जो केव्स एक्सेस कर सकता है वो स्कूल द्वारा मैनेज किए गए हैं। वो उस हिडन डीमन केव को भी एक्सेस कर सकता है जिसके बारे में उसे अपनी पिछली लाइफ में पता था। बिना टाइम वेस्ट किए बाई हिडन डीमन केव की ओर बढ़ता है, क्योंकि वो जितनी जल्दी हो सके सबसे आगे निकलने का डिटर्मिनेशन रखता है। इस बीच इंस्पेक्टरेट के डिटेंशन रूम में ऑफिसर्स इस बारे में बात कर रहे हैं कि स्नो साइटिंग एक फॉल्स अलार्म निकला, लेकिन वो इस बात से नाराज नहीं है क्योंकि वो स्नो से जुड़ी किसी भी चीज को चेक करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जब ऑफिसर्स डिस्कस कर रहे होते हैं, लिंग ऑफिसर्स को रिश्वत देने की कोशिश करता है ताकि वो उसे रिलीज कर दे। लियांग को लिंग शांग का बिहेवियर बिल्कुल घिनौना लगता है क्योंकि वो गिल्ड का मेंबर था। ऑफिसर्स उसे बताते हैं कि अगर रिश्वत का चार्ज भी उस पर लग गया तो चीजें उसके लिए और खराब हो जाएंगी। वो उसे रात भर शांत रहने को कहते हैं क्योंकि अगली सुबह उसे अवेकनर जेल भेज दिया जाएगा। लिंग फिर से गुस्से में आ जाता है और सारा गुस्सा अपने बेटे की ओर डायरेक्ट करता है। चूंकि बाई को खुद पता है कि उसका पिता 15 दिन में बाहर होगा, वो पहले से ही डीमन केव्स लेने की तैयारी कर रहा है ताकि लेवल अप कर सके। डीमन केव्स एक दूसरा स्पेस है जो उनके वर्ल्ड के पैरेलल है और सिर्फ एक दरवाजे से एक्सेस किए जा सकते हैं जो हवा में अचानक से अपीयर हो जाते हैं। एक बार डीमन केव्स डिस्कवर होने के बाद ज्यादातर गिल्ड्स उन्हें टेक ओवर कर लेती हैं, क्योंकि डीमन केव्स में डीमोनिक बीस्ट्स और डीमोनिक ओर होते हैं। इसीलिए ये अवेकनर्स के लिए अपनी एबिलिटीज इंप्रूव करने की बेस्ट जगह है। हालांकि आमतौर पर एक टीम की जरूरत होती है क्योंकि डीमन केव्स बहुत डेंजरस होते हैं। जिस डीमन केव को बाई लेने वाला है वो 5 साल बाद डिस्कवर हुआ था। जाहिर है एक F रैंक डीमन केव के लिए 3 E रैंक वॉरियर्स की जरूरत होती है, जबकि एक E रैंक डीमन केव के लिए 5 लोगों की टीम चाहिए जिसमें 3 E रैंक और 2 D रैंक वॉरियर्स हों। बाई को कॉन्फिडेंस है कि जिस डीमन केव को वो चैलेंज करने वाला है वो एक F रैंक डीमन केव है। डीमन केव्स डेंजरस होने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन चूंकि बाई के पास अभी कोई चॉइस नहीं है, उसे अकेले ही इस केव को लेना होगा। बाई को जानता है कि उसे जल्द से जल्द ताकतवर होने की जरूरत क्यों है। अपने पिता की सेफ से ली गई सिर्फ उसे एक वेपन के साथ वो डीमन केव में आगे बढ़ता है। हर तरफ बर्फ और स्नो भरा हुआ है और बाई समझ जाता है कि वो एक ऐसे बीस्ट के डोमेन में है जो क्लाउड टाइप मैजिक यूज करता है। जैसे ही वो इस सीमिंगली डेजर्टेड डोमेन में टहलता है, उसे जल्द ही एक सोता हुआ आइस बेयर दिखता है। आइस बेयर के सामने ह्यूमन स्केलेटन्स हैं जो दिखाते हैं कि शायद कुछ एडवेंचरर्स पहले यहाँ एंटर कर चुके हैं। जब वो अभी भी इधर उधर देख रहा होता है, तभी एक ब्लड थर्स्टी फॉरेस्ट वुल्फ अचानक से अपीयर हो जाता है और बाई को लगभग पकड़ लेता है। भले ही वो वुल्फ रैंक हो, फिर भी वो बाई से स्ट्रॉन्गर है। बाई पीछे की ओर छलांग लगाता है ताकि वुल्फ से बचा जा सके, लेकिन वो बिना हिचकिचाहट के उसकी ओर आता है। बाई उसे ब्लेड का यूज करके वुल्फ के दांतों को अपने में चुभने से रोक लेता है। फिर बाई अटैक पर जाता है और सिर्फ एक सिंगल स्लैश के साथ वो वुल्फ को ढेर कर देता है। बाई ऐसा इसीलिए कर पाता है क्योंकि वो एक A रैंक वेपन यूज कर रहा है। ये एक ऐसा वेपन है जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, इसीलिए उसका पिता इसे छिपाकर रखता था। इस वेपन के साथ बाई अपने और उन बीस्ट्स के बीच में स्किल गैप को कम कर पाता है जिन्हें वो लेने वाला है। इस वेपन को हुनु ब्लेड कहा जाता है और इसे हून वुंड स्टोन से बनाया गया है। इसकी पावर की वजह से ये लोहे को मक्खन की तरह काटता है। फिर भी इस पावरफुल वेपन के बावजूद बाई जानता है कि उसे बीस्ट्स को ढेर करने के लिए कम से कम 4 स्ट्राइक्स चाहिए, क्योंकि उनकी डिफेंस इंप्रेसिव है। बाई मजाक में कहता है कि उसे L रैंक अवेकनर होने की याद आती है। बाई को पता चलता है कि अगर उसे अपने स्किल सेट में एक लेवल अपग्रेड करना है तो उसे 20 वुल्फ्स को ढेर करना होगा। चूंकि वो आइस एरिया में फाइट कर रहा है, उसका क्लाउड एलिमेंट अपग्रेड्स रिसीव करेगा। इसके अलावा उसे अपने करंट E रैंक से D रैंक तक जाने के लिए 10 अपग्रेडेड लेवल्स चाहिए। कुछ ही देर में बाई खुद को वुल्फ्स के एक पैक से घिरा हुआ पाता है जो खून की स्मेल से अट्रैक्ट हुए थे। ये एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है, फिर भी डेंजरस, बाई के लिए लेवल अप करने की। वुल्फ्स बाई पर गैंग अप करते हैं, लेकिन वो 2 स्किल्स पर रिलाई करता है जब वो वुल्फ से भिड़ता है। वो डॉज स्किल और काउंटर अटैकिंग स्किल को कंबाइन करके वुल्फ्स को ढेर करता है। वो बिना डैमेज लिए मनूवर कर पाता है जबकि बीस्ट्स को डैमेज देता है। वो पहले पैक ऑफ वुल्फ्स को ढेर करता है जिसमें हर किल उसे 52 एक्सपीरियंस पॉइंट्स देती है। फाइट के दौरान उसे वुल्फ्स के फैंग्स भी मिलते हैं। पूरे पैक को खत्म करने के बाद उसे वुल्फ किंग से डील करना है। अपनी एजिलिटी और स्विफ्टनेस का यूज करते हुए वो वुल्फ के शरीर पर कई कट्स डिलीवर करता है। उसे हील होने का कोई चांस नहीं देता। वुल्फ किंग इंजरी से मर जाता है और 22 बीस्ट को ढेर करने के लिए 56 पॉइंट्स कमाता है। क्योंकि उसने वुल्फ किंग को हराया, उसे एक स्नो वुल्फ डायमंड मिलता है। पहले पैक ऑफ बीस्ट्स को क्लियर करने के बाद बाई के पास D रैंक तक अपग्रेड करने के लिए इनफ एक्सपीरियंस पॉइंट्स है। इसके अलावा उसे 12 एट्रीब्यूट्स भी मिले और सिस्टम उसे प्रॉम्प्ट करता है कि वो इन्हें अपनी मर्जी से एलोकेट करे। वो बाई अपनी ताकत को अपने हिसाब से इस्तेमाल करता है, लेकिन उसे जल्द ही एहसास हो जाता है कि सिर्फ 20 भेड़ियों को ठिकाने लगाने के बाद ही वो थक चुका है। उसे बिल्कुल भी इंप्रेस नहीं होता कि E रैंक का शरीर कितना कमजोर होता है। और तो और उसकी प्रॉब्लम्स की लिस्ट में एक और चीज जुड़ जाती है।
उसे एक डायमेंशनल बैकपैक चाहिए जहां वो अपना लूट रख सके और उसे खोने से बचा सके। बाई ये भी मानता है कि अकेले डेमोनिक केव में जाना वाकई में बहुत मुश्किल है। उस स्नोवुल्फ डायमंड की बात करें जो उसने कमाया, तो ये एक टिकाऊ जूल है जिसे स्पेशल मटेरियल वेपन्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। और हाँ, ये मार्केट में काफ़ी एक्सपेंसिव भी है। बाई को पता है कि हाई टियर डिमोनिक केव में जाने का एकमात्र रास्ता है डिवाइन कॉर्प्स में शामिल होना। चूंकि अवेकनिंग स्कूल्स गिल्ड्स के अधीन हैं, वो अक्सर अपनी टीम्स के लिए प्रोस्पेक्टिव वॉरियर्स को स्काउट करने के लिए रिप्रेजेंटेटिव्स भेजते हैं। हर स्टूडेंट का सपना होता है कि वो शानदार मार्क्स के साथ ग्रेजुएट करे और किसी गिल्ड में शामिल हो जाए। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट बैड लक का शिकार हो जाए और उसे उसकी टीम से निकाल दिया जाए, तो उसका करियर लगभग खत्म ही समझो। यही हुआ था बाई के पिता के साथ, और इसीलिए वो हमेशा के लिए सी रैंक पर अटक गए। अपनी करंट सिचुएशन को देखते हुए बाई को एहसास होता है कि वो इन बीस्ट्स को अकेले टैकल करके और भी ज्यादा स्टैमिना बर्न करने वाला है। ऊपर से वो पहले ही एग्जॉस्टेड है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाए, अचानक एक और भेड़ियों का झुंड नोवेयर से प्रकट हो जाता है। बाई डिसाइड करता है कि वो अपने स्लीव में छुपा एक ट्रिक इस्तेमाल करेगा। वो भागने लगता है और भेड़िए उसके पीछे पड़ जाते हैं। वो उन्हें एक जंगल में ले जाता है जहां वो कई सारे पेड़ काट देता है ताकि उसे थोड़ी स्पेस मिल सके। इस डिस्टर्बेंस से जंगल में रहने वाला एक बीस्ट क्लाउड पाइथन जाग जाता है। अब बाई के पास भेड़ियों से निपटने का चैलेंज है और ऊपर से पाइथन्स भी इस फाइट में इंक्लूड हो गए हैं। इस मुश्किल सिचुएशन से निकलने के लिए बाई अपना प्लान एक्शन में लाता है। वो एक जोरदार एक्सप्लोजन करता है, उम्मीद में कि इससे एक पर्टिकुलर बीस्ट जाग जाएगा जो उसके प्लान के लिए जरूरी है। उसका प्लान एग्जैक्टली वैसे ही वर्क करता है जैसा वो चाहता था। एक स्लीपिंग फ्रॉस्ट बेयर गुस्से में वहां से निकलता है। ये बेयर रेज की स्टेट में है, जिसके चलते वो जो भी उसके सामने आएगा उस पर अटैक कर देगा। भेड़िए और पाइथन्स इस बेयर के गुस्से से सेफ नहीं है, क्योंकि वो सबको स्मैश कर देता है। जब बेयर इन सबको पीट रहा होता है, तब बाई पीछे से क्लीन अप कर रहा होता है और इस प्रोसेस में ढेर सारे एक्सपीरियंस पॉइंट्स कमा लेता है। बाई इसी स्ट्रैटेजी को कंटिन्यू करता है, एक्सपीरियंस पॉइंट्स के साथ साथ पाइथन फैंग्स और वुल्फ फैंग्स भी कलेक्ट करता है। बाई जानता है कि इन बीस्ट्स की वीकनेस को कैसे यूज करना है। वो अग्रेसिव तो है, लेकिन उनके पास दिमाग बिल्कुल नहीं होता। बेसिकली ऑल ब्रॉन नो ब्रेन्स। बेयर को भेड़ियों और पाइथन्स के खिलाफ इस्तेमाल करके वो अपनी स्टैमिना बचा पाता है, लेकिन उसे अभी भी बीस्ट्स को फिनिश करना पड़ता है अगर वो एक्सपीरियंस पॉइंट्स कमाना चाहता है। कुछ मिनटों तक लड़ने के बाद बाई कंप्लीटली एग्जॉस्टेड हो जाता है। वो डिसाइड करता है कि अब वो अपने प्लान का नेक्स्ट फेज शुरू करेगा। जब बीस्ट्स उसके सामने लाइनअप हो जाते हैं, वो आइस फ्लोर पर जोर से प्रहार करता है और उसे तोड़ देता है, जिससे सारे बीस्ट्स एक झटके में खत्म हो जाते हैं। उसने फाइट की शुरुआत से ही टेरेन का एनालिसिस किया था, प्रोज और कॉन्स देखे थे। उसे पता चला कि वो फ्रोजन लेक पर नहीं, बल्कि दो क्लिफ्स के बीच सस्पेंडेड एक आइस ब्रिज पर लड़ रहे हैं। उसका ये ब्रिलियंट प्लान लगभग सारे बीस्ट्स को एक ही बार में ठिकाने लगा देता है। बाई थक चुका है, लेकिन उसे अभी फ्रॉस्ट बेयर और बचे हुए वुल्फ पैक से डील करना है। तभी सिस्टम उसे एक नया टाइटल अनलॉक करता है। उसे 1 अगेंस्ट 100 का टाइटल मिलता है, और इस टाइटल के साथ उसकी स्टैट्स 10% इंक्रीज हो जाती हैं, क्योंकि वो मल्टीपल एनिमीज से फाइट कर रहा है। लेकिन बाई अभी फ्रॉस्ट बेयर को लेकर वरिड नहीं है। उसे पता है कि हर केव का एक फाइनल बॉस होता है, और वो पहले से ही एक्सपेक्ट कर रहा है कि फाइनल बॉस आएगा। उसने इतना केओस क्रिएट कर दिया है, फिर भी बॉस अभी तक शो अप क्यों नहीं हुआ? अचानक पूरा एरिया एक आइस स्पेल से हिट हो जाता है। इससे पहले कि बाई रिएक्ट कर पाए, वो और उसके सामने वाले बीस्ट से स्पेल की चपेट में आ जाते हैं। बाई को अब एहसास होता है कि उसका अजम्पशन गलत था। फाइनल बॉस पहले ही जाग चुका था, लेकिन वो परफेक्ट मोमेंट का वेट कर रहा था जब बाई और बाकी बीस्ट्स एग्जॉस्टेड हों, ताकि वो अपनी मूव बना सके। बाई और बीस्ट एक जगह इकट्ठा हो चुके हैं, जिससे उनके लिए स्पेल से एस्केप करना मुश्किल हो जाता है। बाई मूव करने की कोशिश करता है, लेकिन स्पेलों से हिट कर देता है। उसकी टांगें पहले ही फ्रीज हो चुकी हैं, और उसे एहसास होता है कि ये आइस ब्रिज भी बॉस के ट्रैप का हिस्सा था। बॉस ने सब कुछ प्लान किया था ताकि वो एक बार में सारे रिवॉर्ड्स ले सके। बाई को अब समझ आता है कि केव का फाइनल बॉस एक इंटेलिजेंट क्रीचर है। केव का फाइनल बॉस है कांगलिन डेमन मंकी, और उसके साथ कुछ और एप्स भी हैं जो उसके गार्ड्स की तरह है। बाई का लगभग पूरा शरीर आइस से कवर हो चुका है, जिससे वो मूव नहीं कर पा रहा। डेमन मंकी एक ईवल स्मर्क के साथ खड़ा है। अपेरेंटली ये केव एक हाई रिस्क केव है, जिसे चैलेंज करने के लिए ढेर सारे ई रैंक वॉरियर्स की जरूरत होती है। अब जबकि बाई का पूरा शरीर फ्रीज हो चुका है, उसे डर है कि वो हाइपोथर्मिया में चला जाएगा, जो उसका एंड होगा। मंकी बॉस अपना हाथ उठाता है और बाई की तरफ पॉइंट करके अपने मंकीज को उस हेल्पलेस बाई पर अटैक करने का ऑर्डर देता है। अपनी ट्रैप्ड सिचुएशन को रियलाइज करते हुए बाई पैरिस स्किल का यूज करता है। चूंकि पैरिस स्किल के लिए प्रिसाइज टाइमिंग की जरूरत होती है, बाई वेट करता है जब तक अटैक उस तक नहीं पहुंचता। वो पैरिस स्किल एक्टिवेट करता है और साथ में शैटर स्किल भी, जिससे आइस टूट जाती है और इनकमिंग अटैक ब्लॉक हो जाता है।
हालांकि बाई टेम्परेरली इस सिचुएशन से बाहर आ जाता है, लेकिन उसे पता है कि वो ट्रबल में है क्योंकि उसकी स्टैमिना का बड़ा चंक ड्रेन हो चुका है। शैटर स्किल तब यूज होती है जब कोई अवेकेंड अपनी सारी एनर्जी कंट्रोल इफेक्ट से बाहर निकलने में यूज करता है, लेकिन इससे बहुत सारी स्टैमिना कंज्यूम होती है। बाई फिगर आउट करता है कि डेमन मंकी को अपनी अल्टीमेट स्किल फिर से यूज करने में टाइम लगेगा और उसे इससे पहले उस मंकी को फिनिश करना होगा। तभी डेमन मंकी आइस डेयर्स और वुल्व्स को बाई पर अटैक करने का ऑर्डर देता है। चूंकि न्यूक्लियर एलिमेंट को क्लाउड एलिमेंट के साथ थ्राइव करने में प्रॉब्लम है, बाई जानता है कि उसके जीतने के चांसेस बहुत कम है। उसकी स्टैमिना लो है और वो एग्जॉस्टेड हो रहा है। डेमन मंकी एक प्रॉपर विलन की तरह वहां बैठकर अपने मिनियंस को ऑर्डर्स दे रहा है। बाई को अच्छे से पता है कि अगर और बीस्ट्स अटैक करने आए तो वो डेफिनेटली मर जाएगा। वो अभी भी कोई रास्ता सोच रहा होता है, तभी एक मंकी बीस्ट उस पर क्लब से स्मैश करने की कोशिश करता है। बाई अटैक को ब्लॉक तो कर लेता है, लेकिन वो पीछे धकेल दिया जाता है। उसका घुटना आइस फ्लोर पर स्क्रैप करता है और वो अपनी शॉर्ट स्वॉर्ड से बैलेंस बनाए रखने की कोशिश करता है। इस सडन अटैक से बाई अपनी सारी स्ट्रेंथ लूज कर देता है, जिससे वो सीरियस डिसएडवांटेज में आ जाता है। आइस बेयर्स चिल्लाना बंद नहीं कर रहे, जिससे वो और वीक हो रहा है। एक बेयर बाई पर आइस बोल्डर फेंकता है, लेकिन बाई उसे काट देता है। फिर भी ठंड उसकी हेल्प नहीं कर रही क्योंकि बाई की स्टैमिना ऑलमोस्ट जीरो हो चुकी है। जब डेमन मंकी नोटिस करता है कि बाई ऑलमोस्ट ड्रेन हो चुका है, वो अपनी दूसरी अल्टीमेट स्किल आइस स्टॉर्म पॉप कर देता है। बाई शॉक हो जाता है क्योंकि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि डेमन मंकी की अल्टीमेट का कूलडाउन इतना फास्ट होगा। उसकी आंखें हॉरर से चमक उठती हैं जब वो इनकमिंग अटैक को देखता है। उसे ये उसकी पास्ट लाइफ की लाइफ एंड डेथ सिचुएशंस याद आती हैं, जहां उसने लाइट अपॉर्चुनिटीज को रिकॉग्नाइज करने का सेंस डेवलप किया था। बाई फिगर आउट करता है कि अपनी करंट स्टेट में उसके पास सिर्फ दो ऑप्शंस है। पहला, वो स्टे करे और फाइट करता रहे, लेकिन चूंकि उसकी स्टैमिना लिमिट पर है और वो कंटिन्यूअसली बीस्ट से डैमेज ले रहा है, वो डेफिनेटली सर्वाइव नहीं करेगा। दूसरा ऑप्शन सिंपल है, वो फाइट से भाग जाए। बाई बिना टाइम वेस्ट किए दूसरा ऑप्शन चुनता है और क्लिफ से जंप कर देता है, बीस्ट से एस्केप करने की कोशिश में, लेकिन डेमन मंकी उसे हिट कर देता है। बाई को एक आइस स्पेल से हमला होता है जो उसके पैरों को जकड़ लेता है। इससे उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नीचे गिर जाता है। चारों तरफ बर्फ जम चुकी है और बाई धड़ाम से नीचे नदी में गिरता है। जब वो अपनी जिंदगी के लिए जूझ रहा होता है, तब उसकी माँ घर पर उसके कमरे में दाखिल होती है। उसे लगता है कि बाई अभी भी सो रहा है, लेकिन कमरे में घुसते ही वो शॉक्ड हो जाती है। कमरा खाली है। बाई पिछले दिन यानी शुक्रवार को घर से निकल गया था और अब शनिवार है। बाई की माँ कमरे की तलाशी लेती है और उसे अपने बेटे का छोड़ा हुआ एक नोट मिलता है। नोट में लिखा है कि बाई अपने दोस्त के घर गया है। वो अपनी माँ से रिक्वेस्ट करता है कि वो वरिड ना हो, लेकिन ये नोट उसकी माँ को और भी ज्यादा टेंशन दे देता है। उसे पता है कि अगर बाई सचमुच दोस्त के घर जा रहा होता तो वो उसे पहले बता देता, न कि नोट छोड़ता। माँ सोच में पड़ जाती है कि आखिर उसके बेटे के साथ क्या चल रहा है। वो पिछले दिन घर लौटने के बाद से कुछ अजीब सा बिहेव कर रहा है। माँ का दिल बेचैन है, दिमाग में कई सवाल उमड़ रहे हैं। इधर डंजन में बाई किसी तरह उस खतरनाक फॉल से बच जाता है, लेकिन क्लिफ से कूदना उसका प्लान भी था। उसे याद आता है कि पहले जब उसने आइस ब्रिज तोड़ा था तब करीब 100 बीस्ट्स नदी में गिर गए थे, लेकिन उसे सिर्फ 40 बीस्ट्स के लिए रिवॉर्ड मिला था, यानी बाकी बच गए थे। बाई दर्द से खांसता हुआ ठंडी नदी से बाहर निकलता है। भले ही वो बच गया, लेकिन उसकी स्टैमिना अब बहुत लो है। लगातार ब्लड लॉस, ठंड की वजह से बॉडी का टेम्परेचर कम होना और पूरी तरह कमजोर हालत ने उसे तोड़ दिया है। ऊपर से इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से उसका शरीर बुरी तरह डैमेज हो चुका है। बाई को यकीन है कि वो अब अपनी लिमिट पर है। कमजोर हालत में लेटे हुए वो सोचता है, क्या सचमुच ये उसका एंड है? लेकिन इससे पहले कि वो और कुछ सोचे, वो देखता है कि उसे चारों तरफ से आइस बेयर जैसे खतरनाक बीस्ट्स ने घेर लिया है, जो उसे पूरी तरह खत्म करने को तैयार है। जैसे जैसे बीस्ट्स करीब आते हैं, बाई गहरे ख्यालों में डूब जाता है। उसे डिवाइन कोर के साथ बिताए पल याद आते हैं। वो अपने टीममेट्स के साथ बिताए अच्छे मोमेंट्स, वर्क प्लेस की हर बात और अपनी माँ की फिक्र को याद करता है। लेकिन साथ ही उसे अपने पिता की क्रूरता और उस गद्दार का दर्द भी याद आता है जिसने उसे धोखा दिया था। अचानक उसके दिमाग में एक आवाज़ गूंजती है, ये तुम्हारा एंड है बाई। लेकिन ये आवाज़ बाई को हिम्मत देती है। वो अपनी मुट्ठी भींचता है और डिसाइड करता है कि नहीं, ये उसका एंड नहीं है। वो किसी तरह खड़ा हो जाता है और ठीक उसी वक्त जब आइस बेयर उस पर वार करने वाला होता है, बाई अपना हाथ उठाता है और बेयर के विशाल दांतों को रोक लेता है। बाई का इरादा पक्का है। वो अपने पास्ट की सारी नेगेटिव और बुरी चीज़ों को दोबारा नहीं होने देगा। वो एक बार मर चुका है, सब कुछ खो चुका है, लेकिन इस बार वो सब कुछ बदल देगा, एक नई एनर्जी और डिटर्मिनेशन के साथ। बाई उस आइस बेयर को जोर से स्मैश करता है और उसे दूर फेंक देता है। ठंडी सांस छोड़ते हुए वो अपनी शॉर्ट शॉट फिर से पकड़ता है। उसकी इस डेस्परेट कोशिश से उसके अंदर कुछ ट्रिगर होता है जो उसे क्लास एडवांसमेंट की ओर ले जा सकता है। बाई अपने पैरों पर खड़ा होता है। उसके चारों तरफ पीली ऑरा चमक रही है, जबकि वो मॉन्स्टर्स से घिरा हुआ है।
एक ऐसे डंजन में अकेले लड़ना जिसके लिए पूरी टीम की ज़रूरत थी, और ख़तरनाक बीस्ट्स का सामना करना। ये सब बाई ने सिर्फ इसलिए किया ताकि वो अपने पास्ट की उस डेस्परेशन को फिर से फील कर सके। ये डेस्परेशन, जहाँ एड्रीनलिन उसके शरीर में दौड़ने लगता है, उसे क्लास एडवांसमेंट की ओर ले जाता है। भले ही बाई मरते मरते बचा, लेकिन वो क्लास एडवांसमेंट के लिए ज़रूरी कंडीशंस को पूरा नहीं कर पाता। लेकिन क्लास एडवांसमेंट की जगह उसे एक नई स्किल मिलती है, न्यूक्लियर होली स्वॉर्ड्समैन। ये एक अल्टीमेट स्किल है जो अपने लेवल में ज़माने से बहुत आगे है। भले ही उसे क्लास एडवांसमेंट नहीं मिला, लेकिन ये स्किल उसके लिए गेम चेंजर है। इस स्किल और बॉडी में दौड़ रही एड्रीनलिन के साथ बाई की ऑरा और एनर्जी चरम पर है। वो अपनी तलवार बीस्ट्स की ओर तानता है और कहता है, अब टाइम है तुम सबको साफ करने का। एक बीस्ट मूव करता है और बाकी भी उसका पीछा करते हैं, लेकिन बाई जरा भी नहीं घबराता। वो अपनी शॉर्ट शॉट तैयार करता है और जैसे ही बीस्ट्स करीब आते हैं, वो एक खतरनाक स्पीड अटैक सैंक्चुरी को अनलीश करता है। ये अटैक एक ही झटके में चारों तरफ के बीस्ट्स को काट डालता है। नोटिफिकेशंस पॉपअप होने लगते हैं जो बताते हैं कि बाई ने आइस बेयर फॉरेस्ट वोर्स को खत्म किया और उसे कितने एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले। बीस्ट्स को खत्म करने के बाद उसे आइटम्स मिलते हैं, जैसे आइसफील्ड बीस्ट हाइड, प्राउड बेयर बोन और ब्लड टूथ। सैंक्चुरी स्किल उसकी थकान को दूर करती है और उसकी खोई हुई स्टैमिना को रिस्टोर करती है। इसके अलावा बाई को एक अपग्रेड मिलता है, आइस फील्ड वॉन्डरर। ये उसे क्लाउड एलिमेंट क्रिएचर्स के खिलाफ रेजिस्टेंस देता है और 100 डैमेज रिडक्शन देता है, जो उसके करंट सिचुएशन के लिए परफेक्ट है। बाई क्लिफ के टॉप की ओर देखता है और वादा करता है कि वो बाकी बीस्ट्स को उनके बॉस समेत साफ कर देगा। एक्सपीरियंस पॉइंट्स की बाढ़ के साथ बाई अब ई क्लास के लेवल 9 तक पहुंच जाता है। वो तुरंत आइस फील्ड वॉन्डरर इफेक्ट को एक्टिवेट करता है ताकि ठंड का असर कम हो। सैंक्चुरी स्किल उसे ये भी अलाउ करती है कि वो अपने ऊपर हुए अटैक्स का सारा डैमेज स्टोर कर ले और फिर उसे एक साथ दुश्मनों के ग्रुप पर रिलीज कर दे। लेकिन ये स्किल वो तभी यूज कर सकता है जब उसे ढेर सारा डैमेज मिल चुका हो। फिर भी बाई शुक्रगुजार है कि इस स्किल ने उसकी स्टैमिना रिस्टोर की। तभी बाई को याद आता है कि उसे जल्दी से सब कुछ खत्म करके घर लौटना है, वरना उसकी माँ और टेंशन में आ जाएगी। बाई क्लिफ पर चढ़ता है और डेमिन मंकी बॉस के पैलेस की ओर बढ़ता है। डेमिन मंकी को ढेर सारे आइस बीस्ट्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन बाई को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो पैलेस में धमाकेदार एंट्री करता है और बीस्ट्स को खत्म करने के बाद बाई अब ई क्लास के आखिरी लेवल यानी लेवल 10 पर पहुंच जाता है। इधर घर पर रात के 11 बज चुके हैं। बाई की माँ को अब बहुत टेंशन हो रही है। उसने डाइनिंग टेबल पर खाना तैयार किया है, लेकिन वो सोच में डूबी हुई है कि उसका बेटा आखिर है कहाँ। वो प्रे करती है कि उसका बेटा जहाँ भी हो सेफ हो। पैलेस में बाई उन आइस बीस्ट्स को खत्म करता है जो गार्ड्स की तरह तैनात हैं। अब उसे बॉस के पर्सनल गार्ड्स यानी डरावने मंकीज से लड़ना है। मंकी बॉस जरा भी डरा हुआ नहीं दिखता और अपने गार्ड्स को बाई को खत्म करने का ऑर्डर देता है। एक मंकी बाई पर झपट्टा मारता है, लेकिन बाई उसे आसानी से ब्लॉक करके 2 टुकड़ों में काट देता है। ये देखकर मंकी बॉस को एहसास होता है कि हालात अब सीरियस हैं। गुस्से में वो अपना अल्टीमेट मूव आइस स्टॉर्म असॉल्ट को अनलीश करता है, लेकिन बाई पर इसका कोई असर नहीं होता क्योंकि उसकी नई स्किल उसे पहले ही इम्यून बना चुकी है। बाई तेजी से मंकी बॉस की ओर दौड़ता है। डेस्परेशन में मंकी बॉस अपनी स्टाफ उठाता है और एक स्पेल एक्टिवेट करता है, जिससे स्टाफ का जूल चमकने लगता है। इससे बाकी मंकीज हाइपर मोड में आ जाते हैं, लेकिन बाई उन्हें कोई थ्रेट नहीं मानता। वो सिर्फ इतना जानता है कि उसे डी क्लास तक पहुंचने के लिए इन बीस्ट्स को खत्म करना है। बाई बीस्ट्स को ऐसे काटता है जैसे वो कुछ नहीं है और फिर मंकी बॉस का एक हाथ काट देता है। मंकी बॉस दर्द से चीखता है क्योंकि उसका कटा हुआ हाथ खून से लथपथ है। इससे पहले कि वो कुछ और कर पाए, बाई उसे डेथ स्टेयर देता है। बाई मंकी बॉस के शरीर पर एक के बाद एक कई कट्स लगाता है और आखिरकार उसे हरा देता है। नोटिफिकेशन पॉपअप होता है जो बताता है कि बाई ने डी क्लास क्लाउड एलिमेंट यूजर अज्योर फॉरेस्ट के किंग को हरा दिया है। इसके लिए उसे 1000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते हैं। बाई अब डी क्लास न्यूक्लियर वॉरियर बन जाता है। इसके बाद उसे कुछ आइटम्स मिलते हैं। इतने सारे क्लाउड एलिमेंट यूजर से लड़ने की वजह से सिस्टम उसे बताता है कि एक नया प्रोफेशन अवेकन होने वाला है। बाई ये देखकर हैरान है क्योंकि वो इसे पूरी तरह भूल चुका था। तभी उसके शरीर से लाल और नीली ऑरा निकलने लगती है। वो क्लाउड एलिमेंट मेज प्रोफेशन को अवेकन करता है और इसके साथ वो अब जब चाहे प्रोफेशन स्विच कर सकता है। 22 रेड प्रोफेशन को अवेकन करने से एक्साइटेड है, भले ही ये अभी भी ई क्लास है। बाई बहुत एक्साइटेड है क्योंकि न्यूक्लियो क्लास जहां 100% बोनस देता है, वहीं ये रेड क्लास 200% बोनस के साथ आता है। बिना किसी शक के रेड क्लास की स्ट्रेंथ पहले से ही उसकी मौजूदा क्लास के लेवल पर है। बाई फिर मेज का हथियार स्टोन ऑफ मैजिक उठाता है। उसे एक मैजिक पाउच भी मिलता है जिसमें अधिकतम 20 आइटम्स रखे जा सकते हैं। जब वो लूटिंग में बिजी होता है, तब बाकी बचे हुए बीस्ट्स सिर्फ दूर से उसे देखते रहते हैं। लूटिंग खत्म करने के बाद बाई ऊपर देखता है और उसे एहसास होता है कि कुछ बीस्ट्स अभी भी जिंदा हैं। चूंकि उसने अभी अभी एक नया प्रोफेशन अवेकन किया है, वो फैसला करता है कि वो इसे उन बीस्ट्स पर ट्राई करेगा। वो मेज मोड में स्विच करता है और उसकी आंखों से लाल ऑरा निकलने लगती है, जैसे वो बीस्ट्स को पूरी तरह तबाह करने को तैयार हो। अब सुबह के 5 बज चुके हैं और ये रविवार का दिन है।
बाई की माँ ने सारी रात एक पल भी नींद नहीं ली। वो लिविंग रूम में बैठी है, बस उम्मीद कर रही है कि उसका बेटा जल्द ही घर लौट आए। तभी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है। माँ तुरंत खड़ी हो जाती है ये देखने के लिए कि क्या ये सचमुच उसका बेटा है। बाई घर में दाखिल होता है, स्माइल करता हुआ, और अपनी माँ से सॉरी बोलता है कि उसने उसे इतना वरीड कर दिया। उसकी माँ बिना वक्त गवाए अपने बेटे की ओर दौड़ती है और उसे टाइटली हग करते हुए रोने लगती है। बाई हैरान है कि उसकी माँ सारी रात उसका इंतजार कर रही थी और उसने खाना तक नहीं खाया। तभी बाई अपनी माँ से कहता है, माँ, मेरे पास आपके लिए गुड न्यूज़ है। दरअसल डंगिन से निकलते वक्त बाई ने ढेर सारी वैल्यूबल आइटम्स कलेक्ट की थी और ये सब उस मैजिक पाउच की वजह से हुआ जो उसे मिला था। पाउच में उसका हथियार भी है। डंगिन से निकलने के बाद बाई एक ओरे ब्रोकर से मिलता है। ब्रोकर उस ओरे को 800 में खरीदने की ऑफर देता है, लेकिन बाई काउंटर ऑफर करता है 8000। ये सुनकर ब्रोकर शॉक्ड हो जाता है कि बाई इतनी बड़ी अमाउंट मांग रहा है। बाई उससे कोई बहस नहीं करता और ओरे को उसके हाथ से छीन लेता है, कहता है कि वो जा रहा है। ब्रोकर मजबूरन अपनी बोली बढ़ाकर 2000 करता है, लेकिन बाई फिर काउंटर करता है और 5000 की डिमांड करता है। ब्रोकर फिर 3000 की ऑफर देता है, कहता है कि ये उसकी फाइनल ऑफर है। लेकिन जैसे ही वो ये कहता है बाई प्राइस बढ़ाना शुरू कर देता है और देखते देखते ये 7000 तक पहुंच जाता है। ब्रोकर अभी भी बहस कर रहा है और सोच रहा है कि बाई प्राइस क्यों बढ़ा रहा है, लेकिन जब उसे एहसास होता है कि बाई रुकने वाला नहीं, वो तुरंत 7000 पर बाई को रोकता है और वादा करता है कि वो ओरे को 7000 में ले लेगा। बाई को अपनी पिछली लाइफ में ब्रोकर्स के साथ डील करने का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, तो उसे पता है कि इनसे कैसे निपटना है। इस ओरे की सेल से मिले पैसे से बाई एक अपार्टमेंट रेंट करता है और अपनी माँ को वहाँ ले जाता है। अपनी पिछली लाइफ में उसकी माँ एक के बाद एक प्रॉब्लम्स में फंसती रही थी, लेकिन इस लाइफ में बाई बस अपनी माँ का ख्याल रखना चाहता है और सुनिश्चित करना चाहता है कि वो खुश रहे। बाई अपनी माँ के सामने ही अपार्टमेंट का डील फाइनल कर देता है, जिसे देखकर माँ शॉक्ड हो जाती है क्योंकि अमाउंट बहुत हाई है। रविवार को रात के 8 बजे तक बाई और उसकी माँ नए रेंटेड अपार्टमेंट में सेटल हो जाते हैं। बाई अपनी माँ को स्माइल करते देखकर बहुत खुश होता है, क्योंकि उसने ऐसी स्माइल के साथ उसे देखे हुए बहुत टाइम हो गया था। भले बाई ने नया अपार्टमेंट रेंट किया और वो ई क्लास से डी क्लास में अपग्रेड हो गया, लेकिन वो जानता है कि उसे अपने गार्ड्स डाउन नहीं करने, खासकर अपने पिता की वजह से। बाई पहले अपने पिता के मसले को सेटल करना चाहता है, ताकि वो अपने मेन टारगेट को फॉलो कर सके। बाई अपने दाएं हाथ पर एक मैजिक स्टोन पहनता है, जो एरिया ऑफ इफेक्ट मैजिक को 50% बढ़ा देता है। उधर हॉन्ग बहुत हार्ड ट्रेनिंग कर रहा है, अपनी लिमिट्स को पार करने की कोशिश में। वो एक लैबिरिंथ से दूसरे में कूद रहा है बिना रेस्ट लिए। जब उसकी बहन उसे रेस्ट करने के लिए मनाने की कोशिश करती है, तो वो उसका हाथ झटक देता है। हॉन्ग किसी भी कीमत पर टॉप पर रहने के लिए तैयार है। इधर एक अनजान शख्स नए अवेकेंट स्टूडेंट्स की लिस्ट चेक कर रहा है। वो निराश है क्योंकि नए अवेकेंट में कोई खास टैलेंट नहीं दिख रहा। अगली सुबह 7:30 बजे बाई की माँ ने अपने बेटे के लिए खाना तैयार किया होता है। बाई को जब एहसास होता है कि वो लेट हो रहा है, तो वो शॉक्ड हो जाता है। वो अपनी माँ से पूछता है कि उन्होंने उसे क्यों नहीं जगाया। माँ जवाब देती है कि वो इतनी अच्छी नींद में था कि वो उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। वो उसके सिर पर हाथ फेरती है और कहती है कि आराम से खाना खाए। माँ की इस सांत्वना से बाई का मन शांत हो जाता है। उसे एहसास होता है कि बहुत टाइम हो गया जब उसने इतनी शांति से नींद ली थी, साथ ही इतने आराम से ब्रेकफास्ट किए भी बहुत वक्त हो गया था। तभी उसकी माँ पूछती है कि क्या उसे कुछ चाहिए, जैसे कोई टॉय या किताब। बाई हैरान है कि माँ अचानक गिफ्ट्स की बात क्यों कर रही है। तब माँ उसे याद दिलाती है कि उसका बर्थडे अगले फ्राइडे यानी 5 जून को है। बाई को एहसास होता है कि माँ सही कह रही है, लेकिन उसने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किए इतना टाइम हो गया था कि वो इसे पूरी तरह भूल चुका था। अपनी पिछली लाइफ में माँ के डेथ के बाद किसी ने उसका बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया और धीरे धीरे वो इसे भूल गया था। खाना खाते हुए बाई अपने दिमाग में सोचता है कि क्या ऐसी कोई चीज़ है जो वो सचमुच चाहता है। वो कंफ्यूज्ड है क्योंकि जो चीज़ें वो वाकई चाहता है वो पहले से ही उसके पास हैं। उसका अगला और सबसे इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है उस गद्दार को मारना जिसने उसकी और उसकी पूरी टीम की डेथ का कारण बना। जब बाई उस दिन स्कूल पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि वो कॉम्बैट सिम्युलेशन की प्रेपरेशन शुरू करने वाले हैं। टीचर नए अवेकेन स्टूडेंट्स के सामने सख्ती से खड़ा होता है और उन्हें कॉम्बैट सिम्युलेशन के बारे में बताता है। वो बताता है कि ये अकेडमी मिडिल स्कूल डिवीजन है जो डिवाइन गिल्ड के सुपरविजन में है। वो स्टूडेंट्स को बताता है कि गिल्ड उनकी हर मूव को वॉच करेगा और डिवाइन गिल्ड को इम्प्रेस करने का बेस्ट तरीका है ये कॉम्बैट सिम्युलेशन। ये टीचर बताता है कि ये सिम्युलेशन स्कूल का ग्रेजुएशन असेसमेंट होगा और इसे लाइव ब्रॉडकास्ट भी किया जाएगा। वो ये भी बताता है कि बेस्ट परफॉर्मर को हाई स्कूल डिवीजन के साथ ट्रेनिंग कैंप में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा।
ये ट्रेनिंग कैंप साल में सिर्फ एक बार होता है और ये डिवाइन गिल्ड के साथ कनेक्ट होने का बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। अकेडमी आमतौर पर मिडिल और हाई स्कूल के बेस्ट स्टूडेंट्स को एक साथ शंघाई नेशन भेजती है, जहां डिवाइन गिल्ड का हेडक्वार्टर है। बाई को शंघाई नेशन याद है क्योंकि यहीं उसकी मुलाकात अपने मास्टर से हुई थी और यहीं वो गद्दार पैदा हुआ था। लेकिन गद्दार कभी उसके मास्टर से नहीं मिला क्योंकि वो बाई के बाद डिवाइन कॉर्प्स में शामिल हुआ था। बाई जानता है कि उसे असेसमेंट में हाई स्कोर करना होगा ताकि वो ट्रेनिंग कैंप में जा सके, जिससे उसे मौजूदा टाइम में उस गद्दार को ढूंढने के और चांसेस मिले। पता चलता है कि सिमुलेशन बैटल इस फ्राइडे को है, यानी 4 दिन बाद। कुछ स्टूडेंट्स कॉम्बैट सिमुलेशन को लेकर एक्साइटेड हैं, लेकिन 4 आइज और स्पेक्स जैसे लोग वरिड हैं क्योंकि सिमुलेशन एक रियल लैबिरिंथ में होगा। तभी टीचर ट्रेनिंग रूम की ओर इशारा करता है जहां उनकी पहली ट्रेनिंग सेशन होगी, फिजिकल कंडीशनिंग। ये ग्रेविटी रूम है जहां हर किसी को 10 सेट्स ऑफ शटल रन्स करने होंगे। लेकिन एक सरप्राइजिंग टर्न में बाई अपने टीचर के पास जाता है और कहता है कि वो रेकमेंडेड ट्रेनिंग रूम यूज नहीं करना चाहता। ये सुनकर टीचर और बाकी स्टूडेंट्स जो बाई की रिक्वेस्ट सुनते हैं शॉक्ड हो जाते हैं। टीचर बाई को कहता है कि वो सिर्फ इसलिए ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाए क्योंकि उसने हॉन्ग को हरा दिया। टीचर को लगता है कि बाई ट्रेनिंग स्किप करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बाई इस बात को नकारता है। वो कहता है कि वो एक ज्यादा स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग में हिस्सा लेना चाहता है। टीचर और कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है कि क्या बाई ये कहना चाहता है कि उसके ट्रेनिंग मेथड्स में कोई प्रॉब्लम है। बाई फिर रिवील करता है कि फिजिकल कंडीशनिंग लगभग हर अवेकनर के लिए ज़रूरी है, जिसका मतलब है कि ग्रेविटी रूम का इस्तेमाल करना कोई गलत ऑप्शन नहीं है। लेकिन बाई का मानना है कि शटल रन सिर्फ असैसिन्स और वॉरियर्स जैसे क्लासेस के लिए बेस्ट है, जिन्हें स्पीड और कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है। बाई को पूरा यकीन है कि हर किसी को इसकी ज़रूरत नहीं है। वो टीचर से कहता है कि मेज और चैंटर्स जैसे क्लासेस के लिए एलिमेंट रूम में ट्रेनिंग करना ज़्यादा बेहतर है। वो आगे कहता है कि हर किसी को अलग अलग तरीके से ट्रेनिंग करने की इजाज़त मिलनी चाहिए, क्योंकि हर क्लास का यूज़ अलग अलग होता है। टीचर ये सुनता है और तंज कसता है कि बाई उसे उसका जॉब सिखा रहा है। ची जो बाई और टीचर की डिस्कशन सुन रही है शॉक्ड हो जाती है। उसे एहसास होता है कि बाई जिस ट्रेनिंग मेथड की बात कर रहा है वो वही है जो डिवाइन कॉर्प्स के ट्रेनिंग ऑफिसर मिस्टर डोंगयांग ने बताया था। लेकिन ये डोंगयांग का नया प्रपोज्ड मेथड है और ची को इसके बारे में ना पता होता अगर उसके पिता घर पर वो वीडियो टेप ना लाए होते। ची हैरान है कि बाई उसी आइडिया के साथ कैसे आ गया जो डोंगयांग का है। तभी स्पेक्स बाई को कहता है कि वो टीचर से इतना ब्लंटली बात ना करे ताकि टीचर की फीलिंग्स हर्ट ना हो, क्योंकि वो स्कूल का सबसे अथॉरिटेटिव ट्रेनर है। लेकिन टीचर गुस्सा होने के बजाय बाई के कंधे पर हाथ रखता है, स्माइल करता है और कहता है कि बाई का ट्रेनिंग मेथड इंटरेस्टिंग है। स्पेक्स खुश है कि टीचर ने बाई की बात का बुरा नहीं माना। टीचर फिर बाई से कहता है कि स्कूल में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और कम समय में हर किसी की स्पेसिफिक नीड्स को पूरा करना बहुत मुश्किल है। वो बताता है कि कॉम्बैट सिमुलेशन स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को असेस करने का तरीका है और अगर इसे गलत तरीके से किया गया तो ये किसी स्टूडेंट की पूरी लाइफ और करियर को डीरेल कर सकता है। बाई को याद आता है कि उसकी पिछली लाइफ में भले ही उसका परिवार बुरा था, लेकिन उसके टीचर्स ने उसका साथ दिया था। वो टीचर्स ही थे जिन्होंने उसे एक रिस्पॉन्सिबल इंसान बनाया और उसे गलत रास्ते पर जाने से बचाया। बाई टीचर की ओर मुड़ता है और उसे भरोसा दिलाता है कि वो ग्रेजुएशन परफॉर्मेंस में उसे निराश नहीं करेगा। ये सुनकर टीचर बाई से पूछता है कि वो एक अवेकेंड न्यूक्लियर वॉरियर के तौर पर कैसे ट्रेनिंग करना चाहता है। बाई सजेस्ट करता है कि टीचर एलिमेंट रूम में एलिमेंटल सप्रेशन को मैक्सिमम सेटिंग पर कर दे। ये सुनकर टीचर और स्पेक्स दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। बाई झूठ बोलकर बचने की कोशिश करता है, कहता है कि भले ही वो वॉरियर है लेकिन वो अपनी कमजोरियों को चैलेंज करने के लिए अपनी एबिलिटीज़ को बैलेंस करना चाहता है। दरअसल बाई ये नहीं बताना चाहता कि वो मेज प्रोफेशन की ट्रेनिंग करना चाहता है। तभी जी यिन अपना हाथ उठाती है और टीचर से कहती है कि वो भी एलिमेंटल कंट्रोल की प्रैक्टिस करना चाहती है। टीचर के पास अब कोई चॉइस नहीं बचती और वो दोनों को कहता है कि वो जैसा चाहें करें, लेकिन फाइनल असेसमेंट में अपना बेस्ट देना होगा। ची फिर बाई के पास जाती है और सजेस्ट करती है कि वो साथ में प्रैक्टिस करे, लेकिन बाई तुरंत कहता है कि वो प्राइवेट रूम में ट्रेनिंग करेगा। ची हैरान है कि बाई ने उसे रिजेक्ट कर दिया। ची दावा करती है कि इस रिजेक्शन ने उसे और जोश दे दिया है और अब वो अपना बेस्ट देना चाहती है। एलिमेंट रूम में ट्रेनिंग करते वक्त बाई को थोड़ी दिक्कत हो रही है क्योंकि वो मेज प्रोफेशन में अभी नया है, लेकिन वो कम समय में इस प्रोफेशन को मास्टर करने की प्लानिंग करता है। साथ ही वो ये बात छिपाना चाहता है कि वो प्रोफेशन स्विच कर सकता है क्योंकि स्कूल डिवाइन गिल्ड की निगरानी में है और स्टूडेंट्स की हर मूव वॉच की जा रही है। बाई ऐसा सिनेरियो अवॉइड करना चाहता है जिसमें वो गॉड्स का अर्ली टारगेट बन जाए। इधर ची सिर्फ 1% एलिमेंटल सप्रेशन के साथ ट्रेनिंग कर रही है और उसे लगता है कि वो बाई की स्ट्रेंथ को राइवल कर सकती है। बाई अपनी क्लासमेट्स के साथ कोई इंटरैक्शन नहीं करना चाहता ताकि उनकी प्रोटेक्शन हो सके। उस दिन स्कूल के बाद स्पेक्स और उसका दोस्त बाई को पकड़ लेते हैं। वो कहते हैं कि वो इतना तेज क्यों चल रहा है, उनके लिए उसे पकड़ना मुश्किल हो रहा है। दरअसल ये दोनों बाई के मिडिल स्कूल में बेस्ट फ्रेंड्स थे उसकी पिछली लाइफ में, क्योंकि तीनों ही कमजोर थे। तीनों को बुलिंग का एक जैसा दर्द सहना पड़ा था, लेकिन उन कमजोर दोस्तों का साथ ही मिडिल स्कूल में बाई के लिए एकमात्र खुशी का पल था।
बाई इस लाइफ में बदला लेना चाहता है। उसे लगता है कि उसे क्लासमेट्स के साथ सोशल इंटरैक्शंस की कोई ज़रूरत नहीं है। उनसे बचने के लिए वो अपनी साइकिल पर चढ़ता है और राइड करके चला जाता है, उन्हें पीछे छोड़ते हुए। दोनों को यकीन नहीं होता कि बाई फिर से भाग गया, क्योंकि वो तीनों एक अनब्रेकेबल ट्रायो माने जाते थे। स्पेक्स कहता है कि अवेकनिंग के बाद बाई पूरी तरह बदल गया है, अब वो एक कॉन्फिडेंट इंसान लगता है। कुछ देर बाद दोनों बाई को पकड़ लेते हैं, जो उनका इंतजार कर रहा था। तभी बाई स्पेक्स से कहता है कि वो जब फ्री हो अपने लंग्स चेक करवाए। दोनों खुश हैं कि बाई आखिरकार रुका और उनके साथ चल सकता है, लेकिन बाई फिर उनकी उम्मीद तोड़ देता है। वो कहता है कि वो लोग इतने स्लो हैं कि वो उसके साथ नहीं चल सकते। वो फिर साइकिल पर चढ़ता है और राइड करके चला जाता है, दोनों को शॉक्ड छोड़ते हुए। दरअसल बाई की पिछली लाइफ में स्पेक्स को अचानक लंग डिजीज डायग्नोज हुई थी। इसके बाद उसने स्कूल से छुट्टी ली, लेकिन सिचुएशन इतनी सीरियस थी कि डायग्नोसिस के कुछ समय बाद उसकी डेथ हो गई थी। बाई चाहता है कि स्पेक्स इस बार जिंदा और हेल्दी रहें, भले ही वो दोस्त ना बने। दूसरी तरफ स्पेक्स को लगता है कि बाई अभी भी वही इंसान है, भले ही वो ठंडा दिखता हो। शंघाई नेशन के रिक्रूट ट्रेनिंग ग्राउंड पर दो लोग एक नए रिक्रूट के बारे में बात कर रहे हैं, जो हाल ही में डिवाइन गिल्ड में शामिल हुआ है और अच्छा परफॉर्म कर रहा है। वो रिक्रूट वही है जिसके बाल उस गद्दार जैसे हैं जिसने बाई और उसकी टीम को धोखा दिया था। उसी शाम जब बाई घर लौटता है, वो अपनी माँ से कहता है कि वो अकेले बाहर ना जाएं। वो माँ को भरोसा दिलाता है कि वो हमेशा जल्दी घर लौटेगा और जब भी आएगा ग्रॉसरीज लाएगा। बाई को टेंशन है, क्योंकि उसे पता है कि उसकी माँ के लिए अभी एनवायरनमेंट पूरी तरह सेफ नहीं है और उसे माँ के लिए एक बेहतर जगह प्रोवाइड करनी है। अवेकेंट की जेल में लिंग वहाँ के एक शेफ के साथ डील कर रहा है। अगले दिन यानी मंगलवार को बाई मेज प्रोफेशन के ऑपरेशन से फैमिलियर हो जाता है। उसे एहसास होता है कि मेज की चाबी है कास्टिंग टाइम और रिक्वायर्ड एलिमेंटल पावर को कैलकुलेट करना। वो ट्रेनिंग रूम को पूरी तरह तहस महस कर रहा है और अपनी लिमिट्स को पुश कर रहा है। दूसरी तरफ उसके दोस्त शटल रन्स में स्ट्रगल कर रहे हैं। अगले दिन ट्रेनिंग सेशन जारी रहता है। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद स्पेक्स और उसका दोस्त बाई को डिनर के लिए ज्वाइन करने को कहते हैं, लेकिन जैसा कि उम्मीद थी बाई साफ मना कर देता है, कहता है कि उसे जल्दी घर लौटना है। हालांकि वो अपने दोस्तों को एक सीक्रेट टेक्निक के बारे में बताता है जो आर्चर्स के लिए है। वो दोस्त जिसका प्रोफेशन आर्चरी है, ये सलाह सुनकर खुशी से झूम उठता है। गुरुवार को स्पेक्स क्लिनिक जाता है। वहाँ डॉक्टर उसे बताता है कि वो बहुत लकी है कि वो क्लिनिक आया। डॉक्टर बताता है कि उसके लंग्स में एक पैरासिटिक ट्यूमर बढ़ रहा है जो बहुत तेजी से ग्रो करता है। डॉक्टर स्पेक्स को सलाह देता है कि वो किसी बड़े हॉस्पिटल में सर्जरी शेड्यूल करे और जल्दी करे। स्पेक्स डॉक्टर का शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि वो अपॉइंटमेंट बुक करेगा। जैसे ही वो डॉक्टर के ऑफिस से निकलता है, उसे याद आता है कि बाई ने ही उसे अपने लंग्स चेक करने की सलाह दी थी। वो सोच में पड़ जाता है कि बाई को उसके लंग्स की प्रॉब्लम कैसे पता चली। ये बाई के आसपास का रहस्य और गहरा कर देता है। तभी उसे कुछ लोग होंग के बारे में बात करते सुनाई देते हैं। पता चलता है कि होंग ई क्लास लेवल 4 तक पहुंच गया है और लोग मानते हैं कि वो असेसमेंट में बेस्ट परफॉर्मर होगा। पता चलता है कि होंग के परिवार का एक प्राइवेट लैबिरिंथ है और होंग उसी का इस्तेमाल करके लेवल अप कर रहा है। इस तरह उसका परिवार उसे और बाकियों को एक प्राइवेट आर्मी की तरह ट्रेन कर रहा है। तभी ट्रायो कुछ ऐसा कहता है जो स्पेक्स का ध्यान खींच लेता है। खबर यह है कि होंग स्कूल के बाद बाई को सबक सिखाने की प्लानिंग कर रहा है और ये उस वीकेंड की घटना का बदला लेने के लिए है। ट्रायो बताता है कि होंग कितना गुस्से में है और वो तो बाई को मारने की प्लानिंग तक कर रहा है। होंग ने खुद को एक हथियार से आर्म किया है ताकि वो और भी डेंजरस और इफेक्टिव हो सके। ये सुनकर स्पेक्स को एहसास होता है कि उसका दोस्त बहुत बड़े खतरे में है। अपने दोस्त की फिक्र में स्पेक्स तुरंत एक्शन में आ जाता है। वो फैसला करता है कि बाई की हेल्प करना ही सबसे बेस्ट चीज़ है जो वो कर सकता है। वो स्कूल के हॉलवे में तेज़ी से दौड़ता है, दिमाग में ये सोचते हुए कि होंग जो बेकार ट्रिक्स यूज़ करने वाला है वो बाई के खिलाफ कुछ नहीं कर पाएंगी। लेकिन स्पेक्स को टेंशन है कि कहीं होंग ने अपने कुछ गुंडों को इकट्ठा न किया हो जो बाई को पीटने में उसकी हेल्प करें। अचानक वो रुक जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि भले ही वो बाई की हेल्प करने जाए, वो कितना यूजलेस साबित होगा। वो पीछे हटना चाहता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि बाई ने उसकी जान बचाई थी। ऊपर से वो बाई को अपना भाई मानता है, इसीलिए वो तैयार है कि अगर बाई को बचाने के लिए उसे अपनी जान भी देनी पड़े तो वो दे देगा। स्पेक्स स्कूल के आर्मरी की ओर बढ़ता है और ताला तोड़कर रूम में दाखिल हो जाता है। उसे नियम तोड़ने का गिल्ट हो रहा है, लेकिन वो उस विचार को दिमाग से निकाल नहीं पाता कि बाई ने उसे बचाया था। वो दरवाज़ा धक्का देकर खोलता है, ये सोचते हुए कि वो अपने दोस्त को बचाने के लिए मरने को भी तैयार है। वो वेपन्स रैक पर रखे हथियारों को चेक करता है और एक विशाल कुल्हाड़ी चुन लेता है। तभी उसे पीछे से ची यम की आवाज़ सुनाई देती है, जो पूछती है कि वो आर्मरी में क्यों तोड़फोड़ कर रहा है। स्पेक्स चुप रहना चाहता है, लेकिन ची और प्रेस करती है, पूछती है कि क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि वो बहुत हड़बड़ी में लग रहा है। स्पेक्स ची पर चिल्लाता है, कहता है कि उसे जल्दी जाना है ताकि वो बाई की जान बचा सके। इधर बाई को पहले ही नोटिस हो चुका है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन वो एक गली में पहुंचने तक रुकता है और फिर जोर से कहता है कि जो भी है बाहर निकले। तभी होंग बाहर निकलता है, एक तलवार हाथ में लिए, पूरी तरह मेनेसिंग लुक में। वो बाई से कहता है कि वो पिछले वीकेंड का स्कोर सेटल करने आया है। बाई पलटता है, चेहरे पर तरस भरा लुक लिए, और होंग से पूछता है कि क्या उसे लगता है कि वो उसे हरा सकता है। होंग जवाब देता है कि उसे पूरा यकीन है कि वो बाई को ढेर कर देगा।
ये कहते हुए होंग अपनी स्किल एक्सेलरेट के साथ बाई की ओर दौड़ता है। वो दावा करता है कि उसने उस घटना के बाद नॉन स्टॉप ट्रेनिंग की थी। एक्सेलरेट के साथ साथ होंग एक और स्किल एक्टिवेट करता है, जिससे वो बाई के पीछे पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही वो बाई पर वार करने वाला होता है, बाई तेजी से साइड हट जाता है। मौका मिलते ही बाई होंग को पकड़ता है और उसे जमीन पर ऐसे पटकता है जैसे वो कुछ है ही नहीं। होंग का मुंह दर्द से खुल जाता है। उसे कड़वा एहसास होता है कि बाई का अटैक पावर उससे कहीं ज्यादा है। उसे यकीन नहीं होता कि ऐसा भी हो सकता है। तभी बाई उससे कहता है कि वो अकेला नहीं है जो स्ट्रांग होने के लिए ट्रेनिंग कर रहा है। बाई स्टाइल में अपनी डैगर निकालता है और उसे होंग के सिर के पास जमीन पर मारता है। होंग को अब वो बात समझ आती है जो उसे पहले नहीं समझी थी। बाई की पावर और स्ट्रेंथ उससे बहुत आगे है। भले ही उनकी उम्र एक हो, लेकिन होंग को एहसास होता है कि सामने खड़ा ये मेनेसिंग फिगर वो है जिसे वो कभी नहीं पकड़ सकता, न ही उससे आगे निकल सकता है। होंग शॉक्ड है कि बाई भी लेवल अप हो चुका है। वो उस पर चिल्लाता है, पूछता है कि वो कौन सा लेवल है। होंग को यकीन नहीं होता कि बाई ने लेवल अप किया और वो पूछने लगता है कि उसने ये कैसे किया। होंग बताता है कि उसने स्कूल के बाद एक्स्ट्रा ट्रेनिंग की थी ताकि वो लेवल 4 तक पहुंच सके, और इसके लिए उसने बहुत मेहनत की थी। लेकिन उसे यकीन नहीं होता कि इतनी मेहनत के बाद भी बाई उससे तेज है। बाई होंग की बात सुनकर स्माइल करता है और उससे पूछता है कि क्या तुम कभी मरे हो। होंग की गर्दन पर चाकू रखते हुए होंग बाई से कहता है कि उसे मार दे या टॉर्चर कर दे। होंग को लगता है कि बाई उसे लंबे समय से नीचा दिखा रहा है और बाई इसे स्वीकार करता है। लेकिन वो होंग को भरोसा दिलाता है कि उसे उससे इतनी नफरत नहीं है। दरअसल बाई को इस बात से इम्प्रेस्ड है कि होंग ने स्कूल से उसका पीछा किया और उस पर एम्बुश नहीं किया, ना ही उसने अपने दोस्तों को बुलाकर बाई पर गैंगअप किया। बाई समझता है कि होंग बस अपनी स्ट्रेंथ टेस्ट करना चाहता था। तभी होंग बाई पर चिल्लाता है, कहता है कि उसे यही मार दे, वरना बाद में वो बाई को मार देगा। लेकिन वो नहीं चाहता कि बाई उसे ऐसा प्रिटेंड करे कि वो उसे समझ सकता है। बाई फिर सोचता है और कहता है कि वो अपनी बात वापस लेता है कि उसे होंग से ज्यादा नफरत नहीं थी। इधर स्पेक्स और ची वहां पहुंच गए हैं, लेकिन वो कवर के पीछे छिपकर बाई को देखते हैं। वो हैरान है कि बाई ने सिचुएशन को बिना उनकी हेल्प के हैंडल कर लिया। वो देखते हैं कि बाई होंग के ऊपर ऐसे बैठा है जैसे वो कोई मामूली शख्स हो, और होंग कोई मूव बनाने की कोशिश भी नहीं कर रहा है। बाई फिर होंग से कहता है कि उसके पास एक डील है। वो होंग को बताता है कि स्ट्रांग होने का एक तरीका है, लेकिन बदले में उसे बाई के लिए कुछ करना होगा। अगले दिन शुक्रवार असेसमेंट का दिन है। बाई और बाकी नए अवेकेंड स्टूडेंट्स इकट्ठे हैं। टीचर उन्हें बताता है कि अब कॉम्बैट सिम्युलेशन शुरू होने का टाइम है, लेकिन वो ये भी बताता है कि भले ये सिम्युलेशन है, उन्हें एक रियल लैबिरिंथ में जाना होगा। हालांकि लैबिरिंथ की ज्यादातर पावर को बैरियर से सील कर दिया गया है, फिर भी खतरे बाकी हैं। टीचर उन्हें उनकी कैपेबिलिटीज के हिसाब से एक्ट करने की सलाह देता है, क्योंकि लैबिरिंथ में ढेर सारे डेंजरस मॉन्स्टर्स हैं। स्टूडेंट्स की सेफ्टी के लिए हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को उनके गाइड के तौर पर असाइन किया गया है। ये सीनियर्स कॉम्बैट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, लेकिन डेंजर के वक्त उन्हें इंटरवीन करना होगा। 4 से 5 लोगों की टीमें बनाई जाएंगी, जिन्हें एक सीनियर स्टूडेंट लीड करेगा। उन्हें ई क्लास और एफ क्लास डंजन्स में से चुनने की इजाज़त है, लेकिन टीचर बताता है कि ई क्लास डंजन्स बहुत मुश्किल हैं, और वो सलाह देता है कि अगर स्ट्रेंथ नहीं है तो ई क्लास डंजन में न जाए। वो कहता है कि चैलेंज में फेल होने से एकेडमिक क्रेडिट्स का लॉस होगा, जो दिखाता है कि ये चैलेंज कितना ज़रूरी है। सारी इंस्ट्रक्शंस देने के बाद टीचर स्टूडेंट से कहता है कि वो अब वो डंजन लेवल चुन सकते हैं जो वो चाहते हैं। वो पूछता है कौन कौन ई क्लास डंजन चैलेंज करना चाहता है, और स्टूडेंट से हाथ उठाने को कहता है। कुल 8 स्टूडेंट्स, जिनमें चीएन और होंग शामिल हैं, ई क्लास डंजन्स के लिए हाथ उठाते हैं। स्पेक्स हैरान है कि कुछ स्टूडेंट्स इतने क्रेजी हैं जो डेंजरस ई क्लास डंजन्स लेने को तैयार हैं। कुल 180 स्टूडेंट्स में से टीचर अनाउंस करता है कि 8 ने वॉलंटियर किया है ई क्लास डंजन के लिए। वो बाकियों को बताता है कि बचे हुए स्टूडेंट्स को रैंडमली एफ क्लास डंजन के लिए डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। लेकिन चीएन नोटिस करती है कि बाई ने ई क्लास लेवल के लिए हाथ नहीं उठाया। तभी बाई टीचर के पास जाता है और कहता है कि वो स्कूल के डी क्लास स्पिरिट जेड डंजन को चैलेंज करना चाहता है। ये सुनकर सबके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। बाई बिना किसी डर के ये डिक्लेरेशन करता है और हर कोई हैरान है।